पेशवा साहब, वीर की वीरता को, चतुर की चतुराई का अभिवादन। ये तुच्छ भेंट। इस तलवार की मूठ शुद्ध सोने की बनी हुई है और उसमें सैकड़ों अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। ये काली का रूप भी है और लक्ष्मी का भी। धन्य होगा वो शत्रु जिसका गला इससे कटे। धन्यवाद पंजी। परंतु एक प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है कि इस तलवार को युद्ध भूमि में आपकी वीरता देखने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका ये घाव और गहरा हो गया। शरीर के घाव चाहे जितने भी गहरे क्यों ना हो, समय के साथ साथ भर ही जाते हैं। जी पेशवन भाई साहब, हमें आशा है और विश्वास भी है कि पेशवा साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि इन्हें जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे इनकी अनुपस्थिति में संभालने के लिए हम हैं ना। क्यों हमारा बुरा चाहते हैं पंजी? आप जैसे मित्रों के दूर होने के विचार से ही हमारा मन कांप उठता है। हम तो चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र दरबार में पहुंचे ताकि प्रतिदिन आपको देख सकें, क्योंकि आपसे नजर हटी तो दुर्घटना घटी। या हम आपको अपनी बेटियों और जावई बापू से मिलवाते हैं। मैं युद्ध में घर के खाने को याद करता हूँ, और जब घर का खाना खा रहा हूँ तो युद्ध की याद आ रही है। राव काश ऐसा हो कि मैं घर का खाना खाते हुए युद्ध कर सकूं। युद्ध घर पर भी होता है होलकर। बस अंतर इतना है कि रणभूमि में हार और जीत दोनों संभव है, और घर के युद्ध में पत्नी की जीत निश्चित है। तूने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो किया होगा, नहीं तो बहनी इतनी नाराज क्यों है? अरे वाह, कितना सुंदर हार है। कहाँ से बनवाया? ये हार हमारे लिए रकमा ने बनवाया है। क्या बात है राव? कुछ नहीं। पेशवा साहेब के सबसे बड़े बेटे इतने बड़े हो गए कि हमसे भी मिलने का समय नहीं है। ऐसी बात नहीं है मोहन राव जी। आप और महक जी सबसे मिलने में इतने व्यस्त है कि हमें ऐसा लगा आपसे दूर रहना ही अच्छा होगा। यही तो समस्या है राव। आप पेशवा साहब के बड़े बेटे होते हुए भी ये नहीं जानते कि किसके साथ रहना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए। दूर और पास का गणित तो राजनीतिज्ञों के लिए है। हम सैनिक तो केवल इतना ही जानते हैं कि हमें अपनी तलवार के पास रहना है और दुश्मन की तलवार से दूर। लगता है आपका इन तीनों से परिचय नहीं हुआ। ये गोटिया है, मेरे बचपन का मित्र। मुझे स्वयं से भी ज्यादा इस पर विश्वास है। वीर है, चतुर है, रणभूमि में दुश्मन और घर पे भोजन। गोटिया से पहले और कोई समाप्त नहीं करता। अब इनसे मिलिए। यह है मल्हार राव। दौलताबाद के प्रथम युद्ध में जब मैंने मुगलों का बारूद उड़ाया था, तब पेशवा साहिब मेरे साथ नहीं थे। इन्होंने मेरा साथ दिया था। और इनसे मिलिए, ये जादव राव,
वीर मराठी योद्धा। इस मिट्टी को इन तीनों की वीरता पर गर्व है और मुझे इन तीनों की मित्रता पर। राव, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन तलवार और तोप सिर्फ रणभूमि में एक साथ अच्छे लगते हैं, यहाँ समाज में नहीं। राव, हम स्पष्टभाषी हैं, इसलिए हम आपसे साफ साफ कहेंगे, आप पेशवा साहिब के बड़े पुत्र हैं। सेना के कनिष्ठ अधिकारी आपके साथ सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए रहते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। तलवार और तोप दोनों शस्त्र होते हैं मोहन राव जी, और हमारी संस्कृति में युद्ध काल में शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है और शांति काल में शस्त्रों का पूजन किया जाता है। शस्त्रों का अपमान नहीं किया जाता मोहन राव जी। बाजी, हानि और लाभ के कारण आप जैसे व्यापारी रिश्ते रखते होंगे, हम सैनिक नहीं। बस आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते, हम आपकी पत्नी के भाई हैं। और आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते, ये मेरे भाई हैं। राव, यदि हमने और हमारे मौसा जी ने आपको युद्ध लड़ने के लिए धन न दिया होता तो आज आप और पेशवा साहब कुछ नहीं होते। मोहनराव, संयम। आपके पास यदि धन है तो इन योद्धाओं के पास स्वराज्य धर्म है। और स्मरण रहे, धन का स्थान धर्म के सम्मुख सदैव निचला ही होता है। दुर्भाग्यवश आप हमारी पत्नी की बहन के पुत्र हैं, इसलिए हम आपको दंड नहीं दे रहे हैं। अन्यथा मातृभूमि पर मर मिटने वाले इन वीरों का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। हमारे अखंड स्वराज के अभियान में आपके मौसा जी का बहुमूल्य योगदान रहा है मोहन राव। अपने दुर्व्यवहार से इनके योगदान पर दाग मत लगाइए। हम क्षमा चाहते हैं पेशवा साहब, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं कहा है। राव को स्वयं पर और अपने साथी योद्धाओं पर गर्व नहीं, घमंड है। कम से कम उन्हें यह तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए, युद्ध भले ही योद्धा जीतते हो, लेकिन हम जैसे साहूकारों के बिना युद्ध लड़ना असंभव है। अखंड स्वराज तेरा या मेरा नहीं होता मोहन राव, हमारा होता है। मातृभूमि के लिए किए गए बलिदान के सामने शीश झुकाना चाहिए, उसका मूल्य नहीं लगाना चाहिए। आप कुछ सोने के मोहरे दांव पर लगाते हैं, हम सैनिक अपने प्राण दांव पर लगाते हैं। सैनिक के बलिदान का सम्मान नहीं कर सकते तो मत कीजिए, कम से कम उसकी कीमत लगाकर उसका अपमान मत करिए। जाने दीजिए उन्हें। थोड़ी देर में स्वयं शांत हो जाएंगे। ताई, देख लिया, बेटी की गृहस्थी से दूर रहने का नतीजा। काशी अब पेशवी बाई की कठपुतली बन गई है, इसलिए उसे ये भी नहीं दिख रहा है कि उसकी मौसी के बेटे का
कि मौसेरे भाई का अपमान हुआ है। वो भाई जिसने उसे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया। हम तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे नरोराम, परंतु बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। हम तो व्यर्थ ही विश्व भर में बालाजी की कमजोरी ढूंढ रहे थे, जबकि कमजोरी तो स्वयं इनके घर में है। अब देखना चतुर की चतुराई का अद्भुत प्रदर्शन। काशी, ये इकडे। हाँ जी, या मोहन राव की उद्दंडता और उनकी नासमझी के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बात साहब, मोहन राव ने बात गलत तरीके से की, परंतु बात गलत नहीं की। हमें ऐसा लगता है कि युद्ध भूमि में रहते रहते राव के स्वभाव में युद्ध आ गया है। उन्हें मर्यादित करना चाहिए, है ना? हमारे अनुभव में शांति का मूल वही समझता है इसने युद्ध देखा हो। युद्ध राव का स्वभाव नहीं, उसका धर्म है। हणी, उसने किसी का अपमान नहीं किया, ये तो उसका अंदाज है। पेशवा साहब, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि राव को अपने इस अंदाज में थोड़ी सी नरमी लानी चाहिए बस। ये उसका नरमी वाला ही अंदाज था पंची। महादेव ना करे कि आप कभी उसका गर्मी वाला अंदाज देखें। वाह जगतराज वाह, तुझे बचाने औरतें आई हैं। बहादुर की बहादुरी देखी जाती है बुरे खां, ये नहीं देखा जाता कि वो मर्द है या औरत। खामोश। जब तक औरत से सवाल ना किया जाए तो औरत की आवाज निकलनी नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान है बुरे खां, यहाँ बड़े से बड़ा बहादुर काली माँ की पूजा करके ही युद्ध पर निकलता है। गुस्ताख औरत, तुमने हमारी बेअदबी की है, इसकी कीमत तुम्हें अदा करनी होगी। हम कीमत अदा करेंगे, लोहे के धार पर रख कर अदा करेंगे। हम तुझे चुनौती देते हैं बुरे खां, अगर तू बहादुर है तो अपनी तलवार लेकर हमारा मुकाबला कर। अगर हम जीते तो हम अपने भाई साहब को साथ लेकर लौटेंगे, और अगर हम हारे तो अपनी तलवार से अपना सर काट देंगे। मंजूर? मस्तानी, आप जाइए यहाँ से, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। एक औरत से लड़ना बूरे खां की शान के खिलाफ है, पर एक औरत का गुरूर तोड़ने के लिए बूरे खां लड़ेगा, जरूर लड़ेगा। आई हम क्या करते, वो दोनों अपने बातों पे अड़े ही रहते हैं। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था कि जो हुआ उसमें मेरे बेटे की गलती है। आपके ससुराल में तो आपकी कद्र नहीं है, तो मेरी और मेरे बेटे की क्या होगी? नहीं मौसी, ऐसा नहीं है। बस काशी, ये दिखाना बंद कर कि तुझे इस परिवार में वही सम्मान मिलता है जो पेशविन बाई की बड़ी बहू को मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता ना तो परिवार के मामलों में तो पीछे नहीं खड़ी होती। हमने स्वयं तेरे चेहरे पर झिझक देखी थी। जावई बाबू ने मोहन राव का इतना अपमान किया, पर तूने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुझे पता था तेरे रोकने से वो रुकेंगे तो नहीं, हो ना?
सत्य तो ये है काशी कि विवाह के इतने वर्षों बाद भी तेरा स्थान न सावाई बापू के जीवन में है और न हृदय में। आई, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? काशी बाई, हम वही कह रहे हैं जो हमने देखा। आप लोग मात्र उनको देखते हैं, पर हम उनको महसूस करते हैं। आप जानती हैं आई, इस बार जब राव घर लौट कर आए थे तो हमें देख के घर में प्रवेश करना भूल गए थे। हमें उनका हाथ पकड़ के अंदर ले आना पड़ा। जब आई साहिब ने हम दोनों को मंदिर भेजा था तो वो पूरे रास्ते हमसे प्रेम की बातें करते रहे। हमने उनकी आंखों में पहली बारिश की खुशी देखी है, घर लौटने की खुशी देखी है। काशी, ये हार शायद आप दोनों ने नहीं देखा है। ये उन्होंने हमें स्वयं अपने हाथों से दिया है। सबके सामने हमें ये हार पहनाने से शर्मा रहे थे, तो उन्हें चिढ़ाने के लिए हमने रकमा का नाम ले लिया। यदि ये सब सत्य है तो ये सब कहते हुए आपकी आंखों में आंसू क्यों है काशी बाई? जब बहुत प्रतीक्षा के बाद बहुत खुशी मिलती है ना, तो आंखें भर आती है। पर ये बात आप दोनों नहीं समझेंगे, क्योंकि इस प्रतीक्षा को हमने जिया है, आई साहिब ने जिया है, रकमा ने जिया है। आप दोनों ने नहीं। यदि ये सत्य है तो सिद्ध कीजिए। आपके ससुराल में आपके भाई का अपमान हुआ है। यदि आपके पति आपकी बात सुनते हैं तो आपके मायके को उसका सम्मान वापस दिलाइए। राव से कहिए कि वो अभी मोहन राव से क्षमा मांगे, वो भी सबके सामने। अब बता बुरेखा, तेरे दिल में क्या है? जीने की ख्वाहिश या शहीद होने का जज्बा? राजकुमार जगत राज को आजाद कर दो। हमारे यहाँ राजकुमार जब घर लौटते हैं तो खैरात बांटी जाती है। तू जा बुरेखा, बुंदेलखंड की राजकुमारी तुझे तेरी जिंदगी खैरात में देती है। एक मर्द के ऊपर अगर औरत का एहसान आ जाए तो वो मर्द नहीं रहता,
तुम पहले कैद में थे पर मर्द थे, अब तुम्हें आजादी मिल गई पर तुम्हारी मर्दानगी छिन गई। मस्तानी, आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। काकाजू के पास अब भी इतना धन और प्रभाव है कि एक मुसलमान माँ की कोख से जन्म लेने के बाद भी मस्तानी को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। पेशवा साहब को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक काशीबाई को समझने का आपके पास समय है। जीआई साहब, इस बार हमें सिर्फ आपसे जीआई साहब ऐसा नहीं सुनना है, हमें इस परिवार के लिए एक वारिस चाहिए। यदि आपके पति आपकी बात सुनते हैं तो आपके मायके को उसका सम्मान वापस दिलाइए। राव से कहिए कि वो अभी मोहन राव से क्षमा मांगे। काशी भाई, आपको क्या लगता है मैंने जो किया गलत किया? गलत कहा? नहीं राव। तो फिर आप जो कहने आई है मत कहिए, क्योंकि आपकी बात टालना कठिन है और मानना असंभव। आपको कैसे पता हम आपसे क्या कहने आए हैं? आप भले ही छुपे पर आपकी आंखें शोर मचा रही हैं। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप चाहते हैं मैं मोहन राव से सुलह कर लूं। जब आप अच्छे से जानती हैं मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मोहन राव से माफी क्यों मांगू मैं? हमारे लिए राव, हम जानते हैं अब गलत नहीं है राव, पर वो हमारे भाऊ है, इस समय हमारे अतिथि भी। आपके और उनके बीच जो कुछ भी हुआ उससे हमारे परिवार का अपमान हुआ है। हमारी आई रो रही थी। व्यक्ति के सम्मान से अधिक परिवार का सम्मान होता है राव। कि आप हमारे लिए, हमारे आई बाबा के लिए उनसे सुलह नहीं कर सकते? हम जानते हैं आप मोहन भाव से सहमत नहीं हैं, पर थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के लिए अपने आदर्शों को भुला नहीं सकते। राव, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे पति और हमारे परिवार के बीच कोई मतभेद ना रहे। क्या आपके ऊपर हमारा इतना भी अधिकार नहीं है राव? सत्य तो ये है काशी कि विवाह के इतने वर्षों बाद भी तेरा स्थान न सावाई बापू के जीवन में और न हृदय में। आ गए आप? बस बस, आना तो था ही।
पेशवा साहब का उत्सव जो है, जिस उत्सव के आमंत्रण में ही उपहार मिलते हों, वहां भला कौन नहीं आना चाहेगा। किंतु तुम्हें तो तमाशा करने का शौक है बिहू भाई। ये जानते हुए भी कि हम आने वाले हैं, हमें बुलाने के लिए संदेश वाहक भेज दिए। आप अभी तक आए नहीं थे, मुझे लगा शायद आप मतलब इतने बड़े उत्सव में आप इतनी देर से आए तो लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, हमें परवाह नहीं। और मेरे परिवार वाले, मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे उसकी भी परवाह नहीं? उनकी तो विशेष तौर पर परवाह नहीं। अरे हम जावई बापू हैं, मायके वालों का कर्तव्य है कि हमारी प्रतीक्षा करें। बहुत देर कर दी आपने आने में जावई बापू। आपका अपना घर है, आपका अपना उत्सव है, और आप हैं कि अतिथियों से भी देर में आए हैं। देखिए ना, इसमें भी दोष आपकी पुत्री का है आई साहेब। इन्होंने हमें आने का समय ही गलत बताया। हमें तो यह पता था कि उत्सव कल है, और फिर अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने हमें बुलाने के लिए संदेश वाहक भेज दिया। अब देर से आने का यह दंड है कि जवाई बापू को अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। या जावई बापू यात्रा करके आए हैं, उन्हें तैयार होने में मदद करो। भीऊ, भाऊजी को मैं तैयार करता हूँ, आप इनके जलपान की व्यवस्था कीजिए। या शाबाश काशी, आज तुमने सिद्ध कर दिया तू हमारी पुत्री है। विवाह के इतने वर्षों के बाद ही सही, लेकिन आप सीख ही गई कि पति को काबू में कैसे रखा जाता है। आज मस्तानी के कारण हमारे प्राण तो बच गए, पर सम्मान मर गया। इन्हें लगता है कि मुगलों का लोहा इतना मजबूत है कि वो जगतराज को बांध कर रख सकते हैं। हम तो कुछ ही समय में स्वतंत्र हो ही जाते मासा, और तलवारों के साए में बाहर आते, औरतों के आंचल की छांव में नहीं। भाई साहब, हमारे लिए बड़ी बात यह है कि आप सही सलामत घर लौट आए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको किसने बचाया है? फर्क पड़ता है फर्क। आपने हमारी सहायता करके हमारी मर्दानगी को अपमानित किया है। तब लड़कर आजाद होते या आजाद होने के प्रयास में मारे जाते, और एक औरत से आजादी की भीख नहीं मांगते। आपने हमें, हमारी तलवार और हमारी मर्दानगी को अपमानित किया है। हमने तो सिर्फ एक बहन होने का फर्ज निभाया है। बहन, राजे रजवाड़ों की बहुत सारी संतानें होती है मस्तानी, रानियों से भी और ऐसी वैसियों से भी, पर हर संतान का दर्जा बराबर नहीं होता। आई बड़ी भाई बहन का संबंध जोड़ने वाली। राजघरानों में संबंध रक्त से जुड़ते हैं। जिसके रक्त में ही दोष हो उससे नहीं। इसीलिए हम तुम्हें वहां जाने से रोक रहे थे। अब ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं सुरैया बेगम।
आपको अपनी बेटी को पहले ही समझा देना चाहिए था कि आप दोनों इस महल में अपने अधिकार के कारण नहीं, हमारी कृपा के कारण हैं। हम इस महल में इतने तन्हा हैं कि हमसे मिलने बहुत भी नहीं आते। बस चुप हो जाइए। हम जानते हैं कि हमारी बेटी होश से नहीं जोश से काम लेती है। उसका फैसला भले गलत था, लेकिन उसका अंजाम गलत नहीं हुआ। वो अपने भाई को बचा कर लाई है। तो क्या बुंदेलखंड में बेइज्जती ही बहादुरी का इनाम है? क्या आप में से कोई कुछ नहीं बोलेगा इसके बारे में? हम बोलेंगे सुरैया बेगम। वाकई आपकी बेटी की इस महल में कोई कदर नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप इसे भेज दें। मतलब ये कि कन्या का असली घर उसका ससुराल होता है। अब आपको भी विदा हो जाना चाहिए मस्तानी। रानी सर, आप चिंता मत कीजिए सुरैया बेगम। काकाजू के पास अब भी इतना धन और प्रभाव है कि एक मुसलमान माँ की कोख से जन्म लेने के बाद भी मस्तानी को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अब जब मस्तानी ने बहन का रिश्ता जता ही दिया है, तो हम भी भाई का कर्तव्य निभाएंगे और मस्तानी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे। हाथ चल जाता तो? आग को आग नहीं जलाती काशीबाई। आपने जो किया उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहने आए थे। आप मेरी पत्नी हैं और मोहन राव आपके भाई। पति होने के नाते आपके संबंधों का सम्मान करना ये मेरा कर्तव्य है। मैंने बस अपने कर्तव्य का पालन किया है। मोहन राव से मैंने जो कुछ भी कहा उसका मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पर मेरे कारण आप और दुविधा में पड़ गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नीचे मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए क्षमा कर दीजिए मुझे। नहीं राव, देवा आप हमसे क्षमा मांगकर हम पर पाप मत चढ़ाइए। आप कभी कोई ऐसा काम ही नहीं कर सकते राव जिसके लिए आपको कभी हमसे क्षमा मांगनी पड़े। अब हमें नीचे चलना चाहिए। आबा जी पधार चुके, हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए। मलार, भाऊजी को बूंदी का लड्डू खिलवाओ। ये बूंदी का अंतिम लड्डू है जो तुम इस वक्त खा रहे हो गोटिया।
क्या बात है भीऊ? कुछ नहीं भाव। तुम्हारे और भाऊजी के बीच की समस्या है, तू छुपाती क्यों है? आई ने सिखाया है कि पति की शिकायत भगवान से करते हैं, भाव से नहीं। बचपन में हमारी भीऊ अपने दूध के दांतों से लेकर अपनी गुड़िया के विवाह तक हर बात हमें बताती थी। अब वो इतनी बड़ी हो गई कि हमसे बातें छुपाने लगी। भीऊ, एक लक्ष्य ठेव, नए रिश्ते जुड़ते हैं तो पुराने टूटते नहीं हैं। तुम्हारा विवाह हुआ तो क्या हुआ, हम अब भी तुम्हारे भाऊ हैं। अपनी सुख दुख की बातें तू हमसे और भाऊ से नहीं बांटेगी तो किससे बांटेगी? तूने अपनी समस्याओं के बारे में भाऊ से बात की है? नहीं जिमा भाव, और आप वचन दीजिए कि आप भाव को कुछ भी नहीं बताएंगे। आप तो जानते हैं उनके क्रोध को। अगर भाव को कुछ भी पता चल गया तो वो पता नहीं इनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अभी अभी भाव और वहिनी की गृहस्थी सामान्य होनी शुरू हुई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी समस्या भाव को परेशान करते। ठीक है, हम भाऊ को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी समस्याएं हमें बतानी होगी। जा। राजघरानों में संबंध रक्त से जुड़ते हैं। जिसके रक्त में ही दोष हो उससे नहीं। आप चिंता मत कीजिए सुरैया बेगम, काकाजू के पास अब भी इतना धन और प्रभाव है कि एक मुसलमान माँ की कोख से जन्म लेने के बाद भी मस्तानी को अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आपके साथ ये सब क्यों होता है मस्तानी साहिबा? आपका और आपकी अम्मी को अपने ही परिवार के हाथों इतना अपमान क्यों सहना पड़ता है? जिस भाई को आपके मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, वो आपको इतना तिरस्कृत कैसे कर सकते हैं? आप क्यों कुछ नहीं बोलती हैं? गम जितना गहरा होता है उतना ही खामोश होता है चंदा। गम तो उसका तोहफा है और हम आंसू बहाकर उसके तोहफे की तौहीन नहीं कर सकते। उन्होंने जो दिया सराखों पर। आप रानी सा और राजकुमार को जानती हैं ना? आपने उन्हें दिखा दिया है कि आप उनकी बेटी से कम नहीं है। उन दोनों के अहम को ठेस लगी है मस्तानी साहिबा, और वो आपके लिए बुरे से बुरा रिश्ता ढूंढेंगे। आपको डर नहीं लगता कि आपका विवाह किसी गलत व्यक्ति से हो गया तो? आप जैसी सुंदर और वीर कन्या को भगवान ने ऐसा भाग्य क्यों दिया? जो लोग अपने नसीब को कोसते हैं ना चंदा, उनकी नसीब भी उन्हें कोसती है। हम बदनसीब नहीं हैं और ना ही कभी होंगे। रिश्ते भले ही जमीन पर जुड़ते हैं, पर तय आसमान में होते हैं। और हमें पूरा यकीन है खुदा ने हमारे लिए जिसे चुना होगा, इस दुनिया में वैसा दूसरा कोई नहीं होगा। क्या सोच रहे हैं राऊ? पूर्णिमा बीत रही है और अमावस आने वाली है आई साहिब। मतलब? मातोश्री की वापसी मुगलों के लिए बहुत बड़ी पराजय है। इतनी बड़ी पराजय के बाद वो शांत नहीं रहेंगे।
अवश्य कोई आक्रमण करेंगे हम पर, और हमें हमेशा की तरह उनसे 2 कदम आगे चलना होगा। हम यहाँ उनके लौटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और ये आती ही रणभूमि में लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। राहु, हम आपसे नाराज थे, पर आपने जो काशीबाई के लिए किया उसके बाद हमने आपको क्षमा कर दिया। उनके मायके के सामने उनका सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है आई साहिब। हमने बस वही किया। आप जानते हैं आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप उनका सम्मान करने लगे हैं। याद है, आपके विवाह के पहले हमने आपसे कहा था, पहले मन में सम्मान आता है, फिर मित्रता, फिर प्रेम। आपके मन में पहला भाव आ गया है। हम जानते हैं आप रणभूमि में जाने को उतावले हो रहे हैं, पर हार जीत केवल रणभूमि में नहीं, गृहस्थी में भी होती है। पेशवा साहब को ठीक होने में थोड़ा समय है, तब तक आपके पास काशीबाई को समझने का थोड़ा और समय है। हमें विश्वास है इस समय में आप दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। जी आई साहिब। इस बार हमें सिर्फ आपसे जी आई साहब ऐसा नहीं सुनना है, हमें इस परिवार के लिए एक वारिस चाहिए। काका जल्दी जाइए और वैद्य जी को बुला के लाइए। क्या हुआ बाबा को? बाबा पेशवा साहब को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक काशीबाई को समझने का आपके पास समय है। हमें विश्वास है इस समय में आप दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। जी आई साहिब। इस बार हमें सिर्फ आपसे जी आई साहब ऐसा नहीं सुनना है, हमें इस परिवार के लिए एक वारिस चाहिए। इस बार रणभूमि में कूच करने से पहले आप हमें परिवार का वारिस देकर जाएंगे। आपको देश की चिंता है तो हमें हमारे परिवार के सम्मान की। इस बार आप हमें पोता देकर जाएंगे। तेरे
शिमा, क्या हुआ बाबा को? बाबा बाजी देखो ना क्या हो गया। बाबा, इन्हें तो बहुत तेज ज्वर है। राव, हमें आपसे कुछ कहना है। बाबा, आप विश्राम कीजिए, बातों के लिए बहुत समय पड़ा है। हम भी यही समझते थे, पर समय समाप्त होते समय नहीं लगता। कुछ नहीं होगा बाबा। जाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बाबा, बाबा, हमारा एक हमारे बाबा, बाबा विश्राम कीजिए। बाबा, बाबा विश्राम करिए। भाई साहिब, भाई साहिब, बाबा आज तक किसी युद्ध में नहीं हारे, आज भी नहीं हारेंगे। राव, पेशवा साहिब में संघर्ष की शक्ति आज भी है। शायद इच्छा बाकी नहीं रह गई। आप ऐसा कैसे कह सकती आई साहिब? अभी अभी बाबा ने मुझसे कहा कि उन्हें एक आवश्यक बात करनी है मुझसे। अवश्य कोई रणनीति सोच रहे होंगे। नहीं राव, हमें नहीं लगता वो इस विषय में बात करना चाहते। फिर किस विषय में बात करना चाहते हैं? आप जब चले जाते हैं और अधिक समय तक नहीं लौटते तो मुझे क्या याद आता है? ये पल, क्योंकि ये पेशवा साहेब और पेशवीन भाई का पल नहीं है, पति पत्नी का पल है। काय झालं? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं सरकार। एक पेशवा अपना भी बाहर सौंपना चाहते हैं और एक पिता भी। नहीं आई साहिब, इस बार गलत है आप।
बाबा ना कभी थक सकते हैं, ना कभी शस्त्र त्याग सकते हैं, कभी नहीं। मेरे राव को सच सुनने की भी और स्वीकारने की भी शक्ति देना। अम्मी आपने दवाई क्यों नहीं ली? दवा रोग के लिए होती है, रंज के लिए नहीं। आपको ऐसा कौन सा रंज है? हमारा रंज हो गम, तुम हो मस्तानी। तुम क्यों हमेशा कायदे तोड़ती हो महल की? क्यों इतनी जिद करती हो? यानी जिद बुरी बात है? बेशक। तो जिद मत कीजिए, दवा ले लीजिए। नहीं, हमें दवा नहीं पीनी। अम्मी हमने कह दिया ना, हम दवा लीजिए। मस्तानी अम्मी हम जिद नहीं करते, हम बस अपने हक के लिए आवाज ऊंची करते हैं। वक्त खुद बदल जाता है, पर हालात इंसान को बदलने पड़ते हैं। हालात हमेशा बेहतरी के लिए नहीं बदलते। जरा सोचो, हालात अभी से और खराब भी तो हो सकते हैं। देखो, अभी जनान खाने में हमारी जगह ना सही, लेकिन इस महल में तो हमारी जगह है। कहीं तुम्हारी जिद के चलते हमसे ये जगह भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? मस्तानी, हमने तुम्हें बहुत मुश्किलों से बड़ा किया है। कहीं तुम्हारी नादानी की वजह से महाराज हमसे खफा हो गए तो हमारा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने ये? अब मस्तानी को ये सब सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। रानी साहब, हम आपका मतलब समझे नहीं। राजकुमार जगतराज ने आपसे कहा था ना कि आपको आपके असली घर पहुंचाकर वो अपने भाई होने का फर्ज निभाएंगे, तो समझ लीजिए कि उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। मतलब ये कि मस्तानी का विवाह तय हो चुका है। दामाद जी बहुत रईस नहीं है, उनके नाम कोई बड़ी जागीर भी नहीं है, पर वो महाराज के पुराने वफादार के पुत्र हैं और मस्तानी को बहुत खुश रखेंगे। हमें आप दोनों से कुछ कहना है। हमें कुछ नहीं सुनना बाबा, आप विश्राम कीजिए। मैं आई को बता के आता हूं, आपको होश आ गए। बसा माई दयावाला, हमारे पश्चात तुम हमारे देश का, शाहू जी का, इस परिवार का दायित्व उठा लोगे। और एक और दायित्व है जो हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। कोई और भी है। इसका दायित्व हमारे जाने के पश्चात तुम्हें उठाना पड़े। बाबा कहीं नहीं जा रहे। वादा करो कि तुम ये दायित्व जो हम तुम्हें सौंप रहे हैं उसे निभाओगे। बाबा, ऐसी क्या बात है? ज्येष्ठ पुत्र पिता के पाप पुण्य, सही गलत, उचित अनुचित सबका उत्तराधिकारी होता है। और हमें नहीं पता कि
हम तुम्हें जो सौंप रहे हैं वो सही है या गलत, पाप है या पुण्य, जो भी है हमारा। बाबा हमारा एक और परिवार है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तुम्हारी आई के अलावा मेरे जीवन में एक और स्त्री थी। जिसके साथ मेरे संबंध भी थे, संतान पे। तुम दोनों के अलावा हमारे और 2 पुत्र भी हैं। तुम्हारी आंखों में अपने लिए आज तक मात्र प्रेम और सम्मान देखा था, आज घृणा देख रहे हैं। इसी घृणा के भय से हमने आज तक तुमसे ये बात छिपाई थी। आपने हमारी आई के साथ छल किया है। तुम्ही कसं करू शकला ते सगळं? आप हमारी आई के साथ ये कैसे कर सकते हैं? आप उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते थे, या तो वो झूठ था या आप जो आप कह रहे हो वो झूठ है, क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। हमने तुम्हारी आई से बहुत प्रेम किया है जमुना जी, पर कहाँ है? पर कहाँ है? आपसे भूल हो गई? आप कमजोर पड़ गए? ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बात आई को पता चल जाएगी तो उन पे क्या बीतेगी? एक पेशवा अपना भी भार सौंपना चाहते हैं और एक पिता भी। आज सत्य जानती है, आज से नहीं, बहुत पहले से है। है ना पापा? हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे पेशवा साहेब।
कभी क्षमा नहीं करेंगे। बाजी, वचन दे हमारा कि तुम हमारे दोनों पुत्रों भिखाजी आणि राणो जी का ध्यान रखोगे। दे वचन। हम तुमसे क्षमा मांगते हैं कि तुम्हें इस दुविधा में डाल रहे हैं, और तुमसे विनती करते हैं हमसे कभी घृणा मत करना। तुमने कभी बाज को देखा है बाजी? संसार में सबसे ऊंची उड़ान होती है बाज की, पर जब कभी वो नीचे उतरे तो संभव है कि उसके पांव कीचड़ में सने हुए हो। तुम कभी उसके कीचड़ में सने हुए पांव को याद मत रखना, उसकी ऊंची उड़ान याद। क्षमा करा राव। शांत, क्षमा करा साहब। बस हम आपके मन की पीड़ा नहीं समझ पाए आयशा। हम ये नहीं समझ पाए कि आप आपके दिल में कितना दर्द लेके जी रही हैं। हम हमेशा यही सोचते रहे कि आप बदल गई हैं, लेकिन क्यों बदल गई है नहीं समझ पाए आयशा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है चिमा जी। आप दोनों को इसका इल्जाम अपने ऊपर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। क्या आपने बाबा को क्षमा कर दिया आयशा? जब आपको चोट लगी है साहिब, तो मुझे मरहम क्यों नहीं लगाने दी? जब से ये बात पता चली है, आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। चिम्मा जी ने, भीऊबाई ने, अनुबाई ने, सबने अपना क्रोध व्यक्त किया। पेशवा साहब ने जो किया, उसके बाद क्या आप उनको क्षमा कर पाएंगे? आप दोनों को अपने ऊपर कोई इल्जाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। क्या आपने बाबा को क्षमा कर दिया आयशा? आपको अपना सुहाग किसी के साथ बांटना पड़ा। क्या आप अपने साथ हुए इस क्षण को भूल गई? नहीं। और भूलना भी नहीं चाहिए। क्षमा भूल की जाती है, पाप की नहीं। हम में से कोई भी पेशवा साहब को कभी क्षमा नहीं करेगा। शांत हो जाइए, चलिए।
आई साहब। अनुबाई, इन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि भाऊ ने सबसे अधिक खोया है बहनी। पेशवा साहब हम सबके लिए मात्र पिता थे, पर भाऊ के लिए वो गुरु भी थे, मित्र भी और आदर्श भी। हम सबको ऐसा लगता था कि वो ईश्वर भूल कर सकता है, लेकिन बाबा कभी नहीं। लेकिन बाबा से भूल हुई है, जिसके लिए उन्होंने भाऊ से क्षमा भी मांगी है। अब भाऊ के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो बाबा को क्षमा करके उनके अन्य पुत्रों को स्वीकार ले और उन्हें इस परिवार में ले आए, पर इस बात से आई साहब को बहुत चोट पहुंचेगी। और अगर भाऊ ने आई साहब की बात मान ली तो बाबा की अंतिम इच्छा अधूरी रह जाएगी। अब भाऊ को माँ की पीड़ा, पिता के पश्चाताप, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। आपने हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमसे पूछा तक नहीं। राजवंशों में विवाह तय करते समय राजकुमारियों से पूछा नहीं जाता मस्तानी। विवाह तय होने के बाद उन्हें बताया जाता है। और फिर आप ही तो कहती है ना कि हम आपकी माँ जैसी हैं। तो क्या एक माँ का अपनी पुत्री पर इतना भी अधिकार नहीं? रानी साहब, आपका मस्तानी पर पूरा अधिकार है। बस एक छोटी सी बात है दिल में, क्या वो लड़का मस्तानी को खुश रखेगा ना? आपको हम पर विश्वास नहीं है सुरैया बेगम? नहीं नहीं रानी साहब, आप पर तो हमें खुद से ज्यादा यकीन है। वो पता चल जाता कि वो लड़का कैसा है तो दिल को एक तसल्ली हो जाती। मस्तानी हमारी एक ही बेटी है, अगर ये खुश नहीं रहेगी तो हम कैसे खुश होंगे? आप अपने विवाह की बात सुनकर खुश नहीं लग रही है मस्तानी? रानी से हम एक बात जानना चाहेंगे। जिस देश में सदियों पहले सीता और द्रौपदी को स्वयंवर का हक मिला था, वहां अपनी शादी का फैसला लेने का हक हमें क्यों नहीं मिला? हमसे बिना पूछे किसी ने हमारी शादी तय कर दी। किसी ने? आप तो ऐसे कह रही जैसे किसी अजनबी ने आपका विवाह तय कर दिया हो। आप और आपकी अम्मी इस परिवार का सदस्य होने की सिर्फ बातें करती हैं, लेकिन वाकई अगर आप दोनों इस परिवार को अपना समझते तो हमारे इस निर्णय पर प्रश्न खड़ा नहीं करते। देख लिया आप लोगों का अपनापन। रानी साहब, मस्तानी तो बच्ची है, कुछ भी बोल जाती है। आप ही सोचिए, इतना बड़ा फैसला है, आप हमें थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। सुरैया बेगम, अगर औषधि कड़वी हो तो उसे गुड़ के साथ निगल लेना चाहिए। हमने आपके सामने औषधि तो रखी, पर गुड़ रखा ही नहीं। हम कुछ समझे नहीं रानी साहब। हम समझाते हैं। यदि आप हमारे जोड़े हुए रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी मस्तानी, तो आपकी अम्मी को इस महल के जनान खाने में सही स्थान और सम्मान दोनों मिलेंगे। सच?
हमने कहा था ना, गुड़ के साथ कड़वी औषधि निगलना आसान हो जाता है। अब निर्णय आपका है मस्तानी, आपको अपनी जिद प्यारी है या फिर अपनी अम्मी की खुशी। वचन दे हमारा कि तुम हमारे दोनों पुत्रों भिखाजी यानी राणो जी का ध्यान रखोगे। जब आपको चोट लगी आई साहिब, तो मुझे मरहम क्यों नहीं लगाने दिया? बताया क्यों नहीं मुझे? बता देते तो क्या आप पेशवा साहेब का सम्मान कर पाते? राव, जब से ये बात पता चली है आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। चिमा जी ने, भीवबाई ने, अनुबाई ने सबने अपना क्रोध व्यक्त किया। पेशवा साहेब ने जो किया उसके बाद क्या आप उनको क्षमा कर पाएंगे? कितनी सरलता से आपने उसे स्वाभिमान सिखा दिया। इसलिए तो मां को पांचवा वेद कहते हैं। अभिनंदन, हमारे बेटे में स्वाभिमान आ गया है। जब भी आपको और बाबा को इस झूले पर बैठे देखता था तो लगता था कि लोग सच कहते हैं। प्रेम करने वालों के पांव जमीन पर नहीं रहते। आज प्रेम का, संबंधों का सत्य सामने आ गया। पता है आई साहिब, मेरे विवाह के समय आपने मुझसे एक बात कही थी। संबंधों में एक दूसरे के लिए सबसे पहले सम्मान आता है, फिर मित्रता आती है और फिर प्रेम। पर जब मन से संबंधों के प्रति विश्वास ही उठ जाए तो प्रेम कहां से आएगा?
जो कुछ भी हुआ है उससे हमारे मन और हृदय को बहुत बड़ा घाव लगाया है साहिब। इस घाव को भरने में थोड़ा समय लगेगा। बाजी, राव, राव, कहाँ है राव? कुछ कहा उसने? कुछ नहीं, उन्हें थोड़ा समय दीजिए। समय ही तो नहीं है हमारे पास। लीजिए। क्षमा नहीं करेंगे सरकार। हो, आपने आज तक जो कुछ भी हमें दिया है ना, सब बहुत संभाल के रखा है। आपकी दी हुई पीड़ा भी बहुत सहेज के रखेंगे। ये पीड़ा आपका उपहार है। आपको क्षमा करके इस उपहार का अपमान नहीं करेंगे। जोर से लगी क्या? दिखाइए। राव, कई बार कांटे तलवार से गहरे घाव दे जाते हैं। अगर आप हमसे अपना घाव, अपना दर्द, अपनी दुविधाएं छिपाएंगे तो बांटेंगे किससे? आपने हमारी सहायता करके हमारी मर्दानगी को अपमानित किया है। हम लड़कर आजाद होते, पर एक औरत से आजादी की भीख नहीं मांगते।
राजघरानों में संबंध रक्त से जुड़ते हैं। जिसके रक्त में ही दोष हो उससे नहीं। हमारे जोड़े हुए रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी मस्तानी, तो आपकी अम्मी को इस महल के जनान खाने में सही स्थान और सम्मान दोनों मिलेंगे। क्या बाबा ने उस औरत से विवाह किया था? नहीं। शांत हो पीहू। इस बात को इतना बड़ा बनाने की क्या आवश्यकता है? हमारा मतलब है कि पेशवा साहब ऐसे पहले पुरुष नहीं हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया हो। जिसके पास सत्ता और सामर्थ्य हो उसका भला कभी एक संबंध रहा है? छोटे लोगों के पाप बड़े लोगों के शौक होते हैं। पेशवा साहब का एक संबंध और था तो कोई आकाश नहीं टूट पड़ा। आकाश टूट जाता तो कोई अंतर नहीं होता, पर यहाँ हमारा परिवार, हमारा विश्वास टूट गया है। ताई याद है, बड़े होकर आपने देखा था कि बाबा ने आपका दूध का दांत संभाल कर रखा हुआ है। तब आपने पूछा था तो वो कहने लगे कि उन्होंने आपका दूध का दांत नहीं, आपका बचपन संभाल के रखा है। अनुबाई, आप क्या कहने का प्रयास कर रही है? अनुबाई ये कहने का प्रयास कर रही हैं कि पेशवा साहब ने अपने जीवन में इस एक गलती के अलावा बहुत कुछ किया है। आनी, इस एक गलती के कारण उनके जीवन में किए हुए सभी कर्मों को भुला दें, ये उनके प्रति अन्याय होगा। ये सत्य है कि पेशवा साहब ने एक और परिवार बनाया, परंतु ये भी सत्य है कि पेशवा साहब ने इस परिवार को कभी भुलाया नहीं। एक पिता आनी एक पति, दोनों ही कर्तव्य को उन्होंने पूर्ण रूप से पूरा किया। हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कौन जाने पेशवा साहब ने जो कुछ किया उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो। चंद्रमा में दाग होता है, ये हमारे ऊपर है कि हम वो दाग देखें या चांदनी। भूल किससे नहीं होती? भूल अनजाने में होती है अनुबाई। जानबूझकर सोच समझकर भूल ले पाप होता है। वर्षों का जब विश्वास टूटता है ना, तब कोई विश्वास को याद नहीं रखता, मात्र विश्वासघात को याद रखता है। बाबा ने आई साहिब के साथ विश्वासघात किया है, उनका दिल तोड़ा है। उन्हें हम कैसे क्षमा कर सकते हैं? एक पत्नी अपना दुख मायके के साथ, सुख ससुराल के साथ, सपने सुहाग के साथ बांटती है, पर कभी अपना सुहाग किसी के साथ नहीं बांटती। जो पति अपनी पत्नी को सिंदूर बांटने में विवश कर दे, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हमने कहा था ना, वो बाबा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे।
एक पत्नी अपना दुख मायके के साथ, सुख ससुराल के साथ, सपने सुहाग के साथ बांटती है, पर कभी अपना सुहाग किसी के साथ नहीं बांटती। जो पति अपनी पत्नी को सिंदूर बांटने में विवश कर दे, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। पता नहीं भाऊ क्या सोच रहे हैं। इस विषय में उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। राव की राय भी हमसे अलग नहीं हो सकती। वो भी बाबा को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। बताइए रानी साहिबा, आपके लिए कौन सी चूड़ी दिखाऊं? सुरैया बेगम इन मामूली लाख की चूड़ियों का मोल कहाँ समझेंगी भागीराम? ये और इनकी बेटी तो बस हीरे जवाहरात पर नजर रखते हैं। आपने सही कहा रानी साहब। हमारी नजर में लाख की चूड़ियों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए लाख की चूड़ियां अनमोल है। मस्तानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाख की चूड़ियां एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगते हुए पहनती है। इन्हें पहनना तो हमारी भी खुशकिस्मती होगी। आपने हमारे लिए जो रिश्ता चुना है रानी साहब, वो रिश्ता हमें कबूल है। हम आपके हुक्म का मान रखेंगे, पर आपको भी अपनी जुबान का मान रखना पड़ेगा। आपको ऐलान करना होगा कि हमारी अम्मी को जनान खाने में आपके बराबर का दर्जा मिलेगा। हमें स्वीकार है। यदि स्वीकार है तो एक बड़ी बहन की तरह ये लाख की चूड़ियां अपने हाथों से हमारे अम्मी को पहनाकर उनकी इज्जत बढ़ा दीजिए।
मस्तानी, अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। आज तुमने अपनी अम्मी की इज्जत, उसका मान, उसका हक उसे दिला दिया। हमेशा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। बाजे, बाजे, बाजे। आ गए तुम बाजे, क्षमा कर दिया ना तुमने हमें। हाँ, परिवार ने बहुत प्रेम दिया है हमें, अब हमें क्षमा चाहिए। क्षमा नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें मुक्ति दे दो बाजी। हमने कहा था ना, वो बाबा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्षमा करना आई साहिब। अनुमति दीजिए मुझे। किस बात की अनुमति मांग रहे वो? बाबा, हमें क्षमा कर दिया ना बाजी। बोलो ना बाजी। हाँ। क्षमा कर दिया ना। मैंने आपको क्षमा कर दिया बाबा। बाजी।
वचन दो कि तुम हमारे दोनों पुत्रों भिखाजी आणि राणो जी को अनाथ नहीं होने दोगे, संसार में उन्हें उचित स्थान दिलाओगे। बाजी वचन दे आम्हाला। बाजी वचन दो, अन्यथा प्राण अटके रहेंगे हमारे। मैं आपको वचन देता हूं बाबा, आपके दोनों पुत्र भिखाजी और राणो जी को भाई का स्थान, सम्मान दोनों दूंगा। ये वचन है मेरा। आप आई साहेब की पीड़ा भूल गए। बाबा को क्षमा करते समय आई साहेब के चेहरे पे दर्द नहीं देखा। बाबा ने उनके साथ विश्वासघात किया था। आप वो विश्वासघात भूल गए। राव, आप हमसे प्रेम तो करते हैं ना? ये बात आपके बारे में नहीं है काशी भाई। ये बात हमारे बारे में ही है राव। हमने सोचा था हमारे पति विवाह के पवित्र बंधन को समझते हैं, पर आज ऐसा लगता है हम आपको जानते ही नहीं हैं। आप तो वास्तव में बाबा के पुत्र निकले। आपने उस पाप को क्षमा कर दिया है जिसके लिए कोई भी प्रेमी कभी क्षमा नहीं कर सकता। हमने आज तक हमारे विवाह के बारे में जो कुछ भी सोचा, आपके बारे में जो कुछ भी अनुभव किया, हमने आज तक आपको नहीं बताया। परंतु आज हम आपसे एक बात कहते हैं, आप हमसे प्रेम करें या ना करें, कभी विश्वासघात मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए आपकी पत्नी होना गर्व है। वो कर हमसे मत छीनिएगा राव।
क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे। आई साहेब की महानता थी कि वो इतने वर्ष इस बात को छुपा के रखी, पर हम आई साहेब जैसे महान नहीं है। हम तो एक पत्नी है जो अपना सिंदूर किसी और के साथ बांट नहीं सकती है। आप हमारे हो या ना हो, किसी और की मत हो जाइएगा। काशीबाई, बाबा अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मृत्यु और मुक्ति में मात्र मन की शांति का अंतर होता है काशीबाई। बाबा को अंतिम पलों में मन की शांति की आवश्यकता थी, मुक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए क्षमा कर दिया। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि उसके पिता की पीड़ा उसके जीवन से लंबी ना हो। आपने सही कहा, आप मुझे नहीं जानती। यदि जानती तो समझती कि मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि बाबा को मैं उनकी पीड़ा और पश्चाताप के साथ विदा नहीं करना चाहता था। वो मंगलसूत्र क्यों छोड़ दिया? उतारो उसे। सब कुछ तो दे दिया है, मंगलसूत्र छोड़ दीजिए। पेशवा साहब और हमारे बीच में दूरी आ गई थी। वो हमारे पास नहीं थे पर साथ थे। वो साथ थे तो ऐसा लगता था हम सुरक्षित हैं। सरकार, एक सपने के मर जाने से आंखें बंजर नहीं हो जाती। वादा कीजिए हमसे, आंखों में काजल सजाए ना सजाए, सपने जरूर सजाएंगे। वचन दिया। पेशवा साहब हमारे बालों को घटा कहते थे। अब आई के बाल खींचेगा ना तो शामत आ जाएगी तेरी। इधर देख, पूछ क्यों? क्योंकि तेरे बाबा को तेरे आई के बाल बहुत पसंद है। कहते थे सरकार, जब आप बाल खोलती हैं तो सावन आता है।
सावन खत्म हो गया पेशवा साहब। समय समाप्त हुआ। चिम्मा जी साहिब जाइए, सबको बुला कर लाइए। आई साहिब के साथ बैठकर तय करना है कि आने वाले संकट के साथ कैसे निपटेंगे। तुम्हारी आई के अलावा मेरे जीवन में और स्त्री थी। तुम दोनों के अलावा हमारे और 2 पुत्र भी हैं। स्वराज की भावना तब पैदा होगी जब तुम ये सोचना बंद करोगे कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, और ये सोचना आरंभ करोगे कि तुमने देश के लिए क्या किया। वार करने के साथ साथ वार बचाना भी सीखो। युद्ध शत्रु को मारकर नहीं, स्वयं जीवित रहकर जीता जाता है। हमारी अनुपस्थिति में शाहू जी की षड्यंत्रों से रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है बाजी। संतान को जन्म तो कोई भी दे देता है, पर पिता हर कोई नहीं बन पाता। संतान जब लड़खड़ाती है तो मां उसे गिरने से बचाती है, पर पिता संतान के गिरने के बाद उठना सिखाता है, चलना सिखाता है, लड़ना सिखाता है। आप मेरे जीवन का सूर्य थे बाबा। ये सूर्य ढल गया है, पर इसके प्रकाश को नहीं ढलने दूंगा। आपके आदर्श और आपके संघर्ष दोनों को आगे ले जाऊंगा मैं। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज की आराधना आपका उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा। आपकी परंपरा भी संभालूंगा और आपकी पेशवाई भी। वाकई में हमारी होने वाली बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। सुरैया बेगम, इस चांद के टुकड़े के लिए हम कुछ सितारे साथ लाए हैं। समदन जी, आप तो वाकई हमारी बेटी के लिए पूरा आसमान तोड़कर ले आई हैं।
हर एक तोहफा एक से बढ़कर एक नायाब है। ये सब हम बहू के लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए लाए हैं। सुरैया बेगम, ये जोड़ा, ये सारे जेवर, ये हमारे बेटे ने, यानी कि इनके उन्होंने स्वयं चुने हैं। बहुत खूबसूरत है। रानी साहब, मैंने तो सोचा था कि मस्तानी ने राजकुमार जगतराज की जान बचाकर जो आपकी बेइज्जती की है ना, उसका बदला लेने के लिए आपने रिश्ता कराया है। ये क्या? लेकिन ये तो बदला कम इनाम ज्यादा लग रहा है। बेटी के तो पर पहले से ही निकले हुए थे, अब इतने सारे उपहार, गहने और ये वस्त्र देखकर इसकी माँ के भी पर निकल आए हैं। तोहफों से तकदीर नहीं बदलती। मस्तानी ने हमारे बेटे की मर्दानगी को जो ठेस पहुंचाई है, इसकी तकदीर में उस गलती की सजा हम लिख चुके हैं। मस्तानी, हम आज तक सर झुकाकर जीते आए हैं, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारे ससुराल में इतनी इज्जत मिलते देख हमारा सर फक्र से ऊंचा हो गया है। देखना, तुम्हारी माँ का सर झुकना नहीं चाहिए। बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हारी हर गलती, हर गुस्ताखी को माफ करते आए हैं, लेकिन ध्यान रखना, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हम आपका सर कभी नहीं झुकने देंगे अम्मी, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। रकमा, आई साहब हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। बाबा के इतने बड़े विश्वासघात के बाद वो उनसे प्रेम कैसे कर सकती है? उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपना दर्द, बाबा का छल सब भूल चुकी है। जो इतनी पीड़ा दे, कोई कैसे उससे प्रेम कर सकता है? ताई साहब, शायद क्रोध और घृणा की सीमा केवल मृत्यु तक ही होती है, पर प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए जीवन समाप्त होने के बाद मात्र प्रेम ही याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है। हमें लगता है हमने आज पेशविन बाई को नहीं, आई साहिब को देखा। वो आई साहिब जिन्हें बाबा सरकार कहकर बुलाते थे, वो आई साहिब जिनकी कहानियां ये भी सुनाते हैं और भ्यूताई भी। सही कहा बहिनी। आज वर्षों बाद हमने फिर से अपनी आई को देखा, वो आई जिसे पेशविन बाई ने हमसे छीन लिया था। भ्यूताई, आपकी आई को आपसे पेशविन बाई ने नहीं, पेशवा साहिब के छल ने छीना था। पति का विश्वासघात पति की आत्मा को कैसे जला देता है, ये बात पति कभी समझ ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि हम पेशवा साहब के शत्रु थे। शिव 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 शिव, ये झूठ है। सत्य तो ये है कि पेशवा साहब ने जो इस देश के लिए किया, हम उसका सम्मान करते हैं। पेशवा साहब और हमारे विचार अलग थे,
लक्ष्य तो एक ही था। हम दोनों के बीच केवल द्वंद्व था, द्वेष नहीं। मात्र पेशवा साहब नहीं बल्कि उनके दोनों पुत्रों ने भी शाहू महाराज और राज्य की बहुत सेवा की है। परंतु मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेशवा साहब ने राव को इतने कम उम्र में युद्ध भूमि ले जाके अच्छा नहीं किया, क्योंकि युद्ध भूमि में रक्तपात देख देख कर राव का हृदय भी पत्थर का हो गया है। तभी तो अपने पिता को मुखाग्नि देते हुए आंसू का एक बूंद तक नहीं आया राव की आंखों में, बल्कि राव ने तो... क्या हो नरोराम जी, रुक क्यों गए? संकोच मत करिए नरोराम जी, स्पष्ट कहिए। राव ने अपने पिता को मुखाग्नि देते हुए ये वचन दिया है कि अगले पेशवा वो ही बनेंगे। पेशवाई कोई पिता की पगड़ी नहीं है कि पुत्र ने उठाई और अपने सर पर रखी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मस्तानी साहिबा। अगर महल में किसी को पता चल गया तो कोहराम मच जाएगा। हमारे जहन में तुम्ही ने शक डाला है चंदा। अब हम बगैर सच जाने इस रिश्ते में कैसे बन जाएं? आप करने क्या वाली है मस्तानी साहिबा? पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, ये तो उन्हें देखने के बाद ही समझ आएगा। बस किसी भी तरह हमें हमारी पहचान छुपाते हुए वहां तक पहुंचना है, क्योंकि अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो पिताजी का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। आप अपने होने वाले पति को देखने जा रहे हैं। विवाह से पूर्व दुल्हन का दूल्हे को देखना अपशगुन होता है। हम कोई भी अंधविश्वास को नहीं मानते हैं चंदा, और अगर मान लो कि ये बात सच भी हो तो भी इस वक्त उन्हें देखने से सिर्फ हमारा बुरा होगा। और अगर रिश्ते में कोई खोट है और अगर हमने बिना सच जाने ये शादी कर ली तो हमारे साथ साथ हम दोनों के परिवार को ये दुख उठाना पड़ेगा, और हम अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बाजे, मृत्यु जिसकी है सखी, मित्र हर कठिनाई है, रण का हाहाकार जिसके कानों को शहनाई है, माथे पे जो त्रिशूल रखे सूर्य पलकों के तले आग, जो उसको छुए तो हाथ उसका भी जले, घाव हैं आभूषण जिसके, रक्त ही श्रृंगार है, संसार में उस वीर को ही जीने का अधिकार है। काय हो बाबा।
बालाजी के जाने से स्वराज्य का एक स्तंभ गिर गया है, पर जाने वाला मित्र हो या संबंधी, सिंहासन किसी के लिए भी आंसू बहाने की मोहलत नहीं देता। अब वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है। हमारे शत्रु हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और शीघ्र पेशवा का चयन करना चाहिए। आपकी दूरदृष्टि धन्य है महाराज। हम तो केवल ये सुझाव दे रहे हैं कि पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए पुत्र से अच्छा और कौन हो सकता है। आप राव को पेशवा क्यों नहीं बना देते? आप राव के नाम का सुझाव दे रहे हैं? हमें तो लगता था कि आप राव को पसंद नहीं करते। महाराज, ये सत्य है कि राव होश से अधिक जोश से काम लेते हैं, परंतु महाराज, राव की अखंड स्वराज के प्रति निष्ठा और समर्पण को नकारा नहीं जा सकता। हमें लगता है कि राव को एक मौका देना चाहिए। क्षमा कीजिए, परंतु ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पंत? पेशवाई कोई खिलौना नहीं कि किसी भी हठी बालक को दे दिया और जब उसे नहीं संभला तो वापस ले लिया। राजनीति में शत्रु को शक्ति से और अपनों को संतुष्टि से जीता जाता है। महाराज को अपने प्रबल और समर्थ समर्थकों में से किसी को पेशवाई सौंपकर उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। आपकी बात में चतुर की चतुराई है नरोराम, परंतु ये मत भूलिए कि राव में भले ही चतुराई ना हो परंतु गहराई है, और बचपन से ही स्वर्गीय बालाजी ने उन्हें तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है महाराज कि राव स्वयं पेशवा बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की चिता पर अगला पेशवा बनने की शपथ तक ली है। पेशवा कौन बनेगा और कौन नहीं, इसका निर्णय राव नहीं स्वयं महाराज लेंगे। ये राव तो अति महत्वाकांक्षी निकले। उम्र ही क्या है उनकी, मात्र 19 वर्ष। इतनी कम आयु में आज तक कोई भी पेशवा नहीं बना। नरोराम, तुम हमें क्षमा करें महाराज। नरोराम, युवा ही इस देश का भविष्य है और महत्वाकांक्षा ही उड़ने के लिए पर देती है। अब हमने सत्य कहा ना महाराज? कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। समय समाप्त हुआ। चिम्माजी साहिब, जाइए, सबको बुलाकर लाइए। आई साहिब के साथ बैठकर तय करना है कि आने वाले संकट के साथ कैसे निपटेंगे। कौन सा संकट बाबू? जब तक बरगद का पेड़ था पौधे सुरक्षित थे, और अब आंधियां भी आएंगी और आरिया भी। मुझे आशीर्वाद दीजिए आई साहिब, इस राज्य का पेशवा बनकर मैं बाबा की विरासत को संभाल सकूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
क्या लगता है पंत, क्या हम महाराज को राव के विरुद्ध कर पाए? शंका का बीज तो बो दिया है नरोराम। बस महाराज के सामने बालाजी की विरासत पर दाग लगाकर इस शंका की पुष्टि करनी है। यदि मुझे पेशवा बनना है तो इस समय मुझे सातारा में शाहू जी महाराज के साथ होना चाहिए। यजमान, क्या हम सही सुन रहे हैं? सारी बिरादरी राव से सख्त नाराज है और यदि ये अब 13 दिन का शोक पूरा होने से पहले ही घर से बाहर जाएंगे तो हमें क्षमा कीजिएगा। राव, आप कहीं नहीं जाएंगे। राव, आपके पिता आपको विरासत में कई शत्रु देकर गए हैं। आपको पेशवा बनने से रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। आपका हर घाव हरा करेंगे, हर जख्म कुरे देंगे। आपको स्वर्गीय पेशवा साहेब और उनके परिवार पर उन्हें उंगली उठाने का कोई अवसर नहीं देना है। आपका मतलब नहीं समझा आई साहिब। आई साहब उस वचन की बात कर रही है जो पेशवा साहब के अंतिम समय में आपने उन्हें दिया था कि आप उनके 2 अन्य पुत्र राणोजी और भिकाजी की जिम्मेदारी उठाएंगे। पेशवा साहब का यह कलंक परिवार के बाहर नहीं जाना चाहिए भाव, क्योंकि परिवार तो कलंक छुपा लेता है लेकिन संसार कलंक छुपाता नहीं, उसकी नुमाइश करता है। हमें वही करना चाहिए जो आई साहब कहती है। वाह पंडित जी, शास्त्रों ने आपको यही सिखाया है कि एक पुत्र ने अपने मरते हुए पिता को जो वचन दिया हो उसे भूल जाए। आपको उनके वचन की चिंता है और हमें उनके विरासत की। चांद का कलंक सामने आने से उसका यश कम नहीं हो जाता। व्यक्ति और चांद में यही अंतर होता है भाऊ। जब व्यक्ति का कलंक सामने आता है तो वो उसकी पहचान बन जाता है। आप अपने पिता के 2 अन्य संतानों को अपने भाइयों को कलंक समझते हैं। नहीं भाऊ, आप 2 कलंकों को अपने भाई समझ रहे हैं। बस। आपको पिता को दिया हुआ वचन याद है, आई को दिया हुआ वचन भूल गए। आपने हमें वचन दिया था कि आप इस परिवार के लिए और इसके सम्मान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं बाजी बल्लाड़ भट्ट ये शपथ लेता हूँ, मैं हमेशा ऐसा काम करूँगा जिससे मेरी आई मेरे परिवार का सम्मान बढ़े, घटे नहीं। राव, क्या माँ को दिए हुए वचन का मूल्य पिता को दिए हुए वचन से कम होता है? भाई साहिब, जब तक बाबा जीवित थे आपने मुझसे कभी आप दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं कहा, फिर उनकी मृत्यु की बात क्यों कह रही है? राऊ, आप पेशवा बनने के बाद अपनी मनमानी कर लीजिए। इस वक्त जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। यदि मुझे पेशवा बनना है तो इस समय मुझे सातारा में शाहू जी महाराज के साथ होना चाहिए, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में पंत और सचिव उन्हें मेरे विरुद्ध करने का प्रयास कर रहे होंगे। यजमान, क्या हम सही सुन रहे हैं? मस्तानी साहिबा,
इस दासी के होश में आने से पहले लौट आएगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि आप खेमे में नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा है बाबा? पहले आपने हमारी नृत्य शिक्षा को रोका, लेकिन हम चुप रहे। फिर आपने हमारे घुंघरुओं को निकालकर बाहर फेंक दिया, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद आपने हमारे अंग रक्षक रंजीत सिंह को हमसे दूर कर दिया, पर अब आप हमें विवाह करने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें विवाह करने के लिए कौन कह रहा है? विवाह करने के लिए तुम्हारा ये खंड आ जाएगा, जिसे तुमने आज तक चलाना तो दूर, उठाया तक नहीं है। मेरी बात सुन, महाराज छत्रसाल राज्य से बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनकी सुंदर सुशील और वीर पुत्री की शादी तुम्हारे जैसे मोरपंख के साथ हो रही है। अगर महाराज यहां पर होते तो ये शादी कभी नहीं होने देते। ये तो भला हो रानी साहबा और राजकुमार जगतराज का कि मस्तानी का घमंड तोड़ने के लिए वो उसकी शादी तुम्हारे साथ रचा रहे हैं। पर बाबा, विवाह के बाद क्या होगा? हम नहीं जाएंगे मस्तानी के कक्ष में। उसकी नौबत नहीं आएगी। मस्तानी की डोली महारानी साहिबा के महल से विदा तो होगी, लेकिन हमारी हवेली पर उतरने के लिए नहीं। फिर वो मुगल बादशाह को हमारी तरफ से तोहफा बनकर दिल्ली जाएगी, और फिर मुगलों की मदद से हम बुंदेलखंड जीतेंगे। दासी, तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही हो? जी नहीं, हम तो बस कुंवर सिंह के ससुराल से उनके लिए बनारसी पान लेकर आए थे। वो आप लोग बातें कर रहे थे, इसीलिए हम बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तुमने कुछ सुना तो नहीं? जी नहीं। तो फिर तुम चौंकी क्यों? चींटी, वो हम इंतजार कर रहे थे तो अचानक हमारे पाँव में एक चींटी ने काट लिया, इसलिए हम घबरा गए और हमारे हाथ से पान का डब्बा गिर गया। हमें क्षमा कर दीजिएगा। चींटियों से डर गई जो हमारी तरह चींटियों से डर जाती है, उससे क्या डरना बाबा? इसने कुछ नहीं सुना, और अगर यदि सुना भी होगा तो आप जैसे पुराने वफादार के विरुद्ध एक दासी की बात कौन सुनेगा? जाओ यहां से। जी। आप सासवड़ से बाहर जाना चाहते हैं। पिता की 13वीं से पूर्व यदि पुत्र घर से बाहर जाए तो पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। हम राऊ को यही समझा रहे थे। आई। दुख की इस घड़ी में महादेव आपको इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करें। हम तो आपको बस ये दिलासा देने के लिए आए थे कि पेशवाई के लिए हम राऊ के दावे का समर्थन करते हैं। अब हम लड़के वालों से क्या कहेंगे, हैं?
लड़की विवाह होने से पहले भाग गई है? राजपूत की गर्दन कट जाए पर आ नहीं निकलती। आपकी बेटी ने तो हमारी नाक काट दी। इतने बरसों बाद हमें खुशी मिली थी, हमारी बेटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, ऐसी औलाद से तो हमें बे औलाद रखता तू। औलाद माँ का गुरूर होती है, लेकिन हमारी औलाद ने हमारा सर हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया। अब हम लड़के वालों को क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? किसी को लड़के वालों से कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम द्विजेंद्र से शादी नहीं करेंगे। मस्तानी, शादी नहीं करोगी तो क्या मायके में सारी उम्र माँ का दामन थाम कर रोती रहोगी? किसी पराये का दामन थाम कर रोने से तो बेहतर है ना। विवाह के बाद पति पराया नहीं होता मस्तानी। उसके लिए पत्नी को अपनाना पड़ता है, और आपने हमारे लिए जिसे चुना है वो हमें तो क्या, किसी भी औरत को अपनाना नहीं चाहते। हम खुद अपनी आंखों से उन्हें देखकर आ रहे हैं। झूठ, और बिल्कुल झूठ। एक तो पहले ही आपने हल्दी लगाने के बाद बिना किसी को बताए महल से बाहर जाने की भूल की, और अब डांट से बचने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं। मासा, ये हमारी पसंद के लड़के से शादी ना करने के बहाने हैं और कुछ नहीं। आपको और आपकी बेटी को अपने परिवार पर यही विश्वास था सुरैया बेगम? जब लड़का हमने चुना था तो आपने अपनी बेटी को उसकी जासूसी करने क्यों भेजा? रानी सा, हमने किसी को नहीं भेजा, और मस्तानी को भी शायद गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हमें नहीं, रानी सा और भाई सा को हुई है, क्योंकि हमें सजा देने के लिए उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा पति चुना है जिनके हाथ तलवार चलाने के लिए नहीं। और ये बात इन्हें भी नहीं पता कि उसके पिताजी इन्हें भी धोखा दे रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि विवाह के बाद वो हमें मुगल बादशाह को तोहफे में देंगे, ताकि हम बंदी बनकर रहें और वो लोग मुगल बादशाह की मदद से बुंदेलखंड पर कब्जा कर लें। आप हमसे नाराज है तो भाई साहब हमें सजा दीजिए, हमारी शादी किसी से भी करा दीजिए, पर अगर हमारी गलती की सजा आप बुंदेलखंड को देंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काश आपने हमारे लिए मौत चुनी होती, दुश्मन चुना होता, पर अफसोस आपने हमारे लिए गद्दार चुना। और आप रानी साहब, आप हमसे जलती हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, पर इस आग में देश नहीं जलना चाहिए। आई साहब आपको जितनी दक्षिणा देती है उसके बाद तो आप भाव का क्या, उनके घोड़े बादल का भी समर्थन करेंगे। भट्ट जी ये सब किसी उपहार या दक्षिणा के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो हम अन्य ब्राह्मणों को राव के पक्ष में नहीं लाते, जो उस कन्या को देवदासी बनने से रोकने पर अभी तक राव से रुष्ट है। पेशविन भाई, कदाचित आपको नहीं मालूम कि सारी बिरादरी राव से सख्त नाराज है, और यदि ये अब 13 दिन का शोक पूरा होने से पहले ही घर से बाहर जाएंगे तो हमें क्षमा कीजिएगा। इस बार हम भी ब्राह्मणों को मना नहीं पाएंगे। पर जब शाहू महाराज इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो रुककर क्या करूंगा मैं? राव, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम भट्ट जी का निरादर नहीं कर सकते। राव कोई परंपरा नहीं तोड़ेंगे, और आज तक राव ने धर्म की और आपकी जो भी अवज्ञा की है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ।
पेशविन भाई, इसकी क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता आपको नहीं है भट्ट जी, पर मंदिर में जो श्रम दान करते हैं उनको है। ये उनके लिए है। जी, वैसे भी ब्राह्मण को धन से क्या काम? ब्राह्मण को धन, स्वर्ण और संसार तीनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, ऐसा हमें ज्ञात है। किंतु आपको भी यह ज्ञात होना चाहिए कि आपके परिवार के विषय के हित में सोचना हमारा काम ही नहीं, अपितु हमारा कर्तव्य भी है। और पेशविन भाई, वही कर्तव्य हमें यहां तक ले आया, ये बताने के लिए कि शमशान भूमि में ही आपके परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ हो चुका है। आपका परिवार कोंकण से था और इसलिए राव को बाहर वाला बताकर उनकी पेशवाई का विरोध किया जाएगा। अब तक तो कुछ लोगों ने शाहू महाराज के कान भरने भी शुरू कर दिए होंगे। पेशविन भाई साहब, और यदि आपको लगे कि इस विषय में हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं तो निसंकोच आदेश कीजिएगा। अब हम आज्ञा चाहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं। मैं अपने जीवन में क्या करूं, इसका निर्णय भट्ट जी कब से लेने लगे। राव, यही आपकी कमजोरी है, आप होश से नहीं जोश से काम लेते हैं। हमने आपको भट्ट जी का नहीं, धार्मिक परंपराओं का अनुसरण करने को कहा है। इसी तरह परंपराएं तोड़ते रहेंगे तो कोई आपका समर्थन नहीं करेगा। तो क्या करूं आई साहिब? वहां शत्रु रणनीति बना रहे, मैं घर पर बैठकर क्या करूं? अब धैर्य क्यों खो रहे हैं? अगर आई साहब कह रही है तो सही होगा ना? काशी भाई, बात यह नहीं कि कौन क्या कह रहा है, बात यह है कि कौन क्या कर रहा है, और इस समय मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आप आई साहब से क्यों तर्क वितर्क कर रहे हैं? बात इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी कि आप बना रहे हैं। सारा संसार 13 दिन का शोक मनाता है, तो आपको संसार के विरुद्ध क्यों जाना है? कोई मुझे समझे या ना समझे, मुझे लगा मेरी पत्नी अवश्य समझेंगी, पर आपने मुझे समझा ही नहीं। राव, हमने आपको घर में रुकने को कहा है, कुछ ना करने को नहीं कहा। राजनीति में कोई तेज चले या ना चले, दिमाग जरूर तेज चलना चाहिए। आप घर पर बैठ के रणनीति बनाइए, ताकि आज से 14वें दिन बाद जब आप सातारा के लिए प्रस्थान करें तो आपके दुश्मनों के पास आपकी वार का कोई काट ना रहे। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं आई साहिब, इसीलिए स्पष्ट पूछ रहा हूं, क्या मेरा 13 दिन तक घर पर रुकना ये आपका आदेश है? हाँ राहु, ये हमारा आदेश है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, पर आपके आदेश का पालन करूंगा आई साहिब। इस आखिरी लकीर के मिट जाने के बाद मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच कोई लकीर, कोई रस्म, कोई दीवार नहीं रहेगी। आप कहीं जा रहे हैं? अभी तो
पापा का शोक चल रहा है। शायद आपने अपने भाव की बात सुनी नहीं। शोक का समय समाप्त हो चुका है भीहू भाई। आपको दुख नहीं है तो ना सही, कम से कम मेरे साथ मेरे दुख में खड़े तो रह सकते। भाई साहब ने क्या कहा आपने सुना नहीं? सुख मेले में और दुख अकेले में घटता है। आप अपने कक्ष में अकेले कुछ समय बिताएंगी तो दुख घट जाएगा। आप अपनी आई साहब से कुछ सीखती क्यों नहीं? पति खो दिया, अभी तो धैर्य नहीं खोया। और एक आप हैं, हमारे घर से बाहर जाने के विचार से ही विचलित हो रही हैं। भीहू भाई छोड़िए, पंत हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप पंत से मिलने क्यों जा रहे हैं? कहीं आप भाव के विरुद्ध तो कुछ नहीं कर रहे ना? हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं आपको बताना अनिवार्य नहीं समझते, पर बेहतर होगा यदि आप भी ये बात किसी से ना बताएं। पेट में हमारी संतान तो नहीं रख पाई, हमारी बात ही रख लीजिएगा। मैं यहाँ बंधन में बंधा हूँ और वहाँ पंत पेशवा पद के लिए गंगाधर जी का नाम प्रस्तावित कर रहे होंगे। पीढ़ियों से इनका वक्त राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है, तो यूं समझ लीजिए कि पेशवाई तो इनके रक्त में है। एक वही है जो बाबा की बराबरी कर सकते हैं। अब हमें नए पेशवा के नाम की घोषणा करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। हमारे इतने स्वामी भक्त सरदार पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया। अगर आप हमारी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहती हैं तो बेशक कीजिए, पर उसके लिए लोगों की वफादारी पर उंगली मत उठाइए मस्तानी। सरदार हर संकट हर युद्ध में महाराज के पीछे खड़े रहे हैं। पीठ में छुरा वही मारता है जो पीछे खड़ा हो। धोखा दुश्मन नहीं दोस्त देते हैं, या फिर घर वाले। ये मत भूलिए कि आप इस शादी के लिए अपनी जुबान दे चुकी हैं, और अपनी जुबान से पलट जाना राजपूतों की रीत नहीं मस्तानी। मस्तानी रानी से सही कह रही है, बात को समझो। हम आपकी बात मान लेते अगर हमारी तकदीर के साथ साथ बुंदेलखंड की तकदीर ना जुड़ गई होती। बस एक शब्द भी और नहीं मस्तानी। इस महल के निर्णय लेने के अधिकार महाराज ने हमें दिए हैं, और उसी अधिकार से हम ये निर्णय ले रहे हैं कि आपका विवाह द्विजेंद्र से होगा, और आज ही होगा। सुरैया बेगम, अपनी बेटी को शादी के लिए तैयार कीजिए, वरना अपने हाल की जिम्मेदार आप स्वयं होंगी। ये है सूरत के हनुत सिंह जी। तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं, व्यापार और व्यवहार में माहिर है, पर योद्धा नहीं है। और इनके ठीक विपरीत रुद्र प्रताप सिंह जी अकेले मुगलों से लोहा लेते हैं, महान योद्धा हैं, पर व्यापार और व्यवहार में कच्चे हैं।
और ये गुलाब सिंह जी सेना और शासन में निपुण हैं, पर लोग इनसे डरते हैं, प्रेम नहीं करते। क्या बात है बहनी? आज आप जिस तरह से भाऊ को एकटक देख रही थी, हमें तो लगा कि आपकी समाधि भंग ही नहीं होगी। और ये है गंगाधर जी, जो ब्राह्मण है। अपने मन से हर वहम को निकाल दो मस्तानी। रानी सा तुमसे दुश्मनी कर सकती है, लेकिन बुंदेलखंड से नहीं। अम्मी, हमें कोई वहम नहीं। हमें लगता है कि रानी सा और भाई सा को द्विजेंद्र के पिता की असली नीयत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। पर ये बात भी सच है कि उन्हें ये अंदाजा जरूर है कि द्विजेंद्र हमारे ही क्या किसी भी लड़की के लायक नहीं है। तभी तो यहाँ से कुछ कोस दूर होने के बावजूद वो शादी के लिए खुद नहीं है। अपने खंड को भेज दिया। बूंदली रस्मों के मुताबिक ये शादी तो हो जाएगी, पर उनके सच्चाई का किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पिताजी यहाँ पर नहीं है। इस वक्त ये शादी रोकने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। मस्तानी, अगर ये शादी टूट गई ना, तो हम भी टूट जाएंगे। इतना सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, अब और दुख नहीं झेल सकते हम। मस्तानी, तुम रानी सा से लड़ सकती हो, लेकिन अपने नसीब से नहीं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी वजह से इतने दुख लिखे हैं। क्या हुआ ताई? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या हुआ भ्यू? आज भाऊजी ने फिर कुछ कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यदि पति की सुनती हूँ तो भाव को चोट पहुंचेगी, और यदि नहीं तो मेरी गृहस्थी को। चुनाव सही और गलत के बीच कर निर्णय सरल हो जाएगा। अपनों की बात कानों तक पहुंचे या ना पहुंचे, पीड़ा अवश्य पहुंच जाती है। बात क्या है भीम?
बेटियां अगर अपने देश के लिए किसी की जान ले सकती है तो अपनी जान दे भी सकती है। हमारी रगों में महाराजा छत्रसाल का खून भी है और जुनून भी। हम अपनी जान दे देंगे पर बुंदेलखंड के दुश्मन का मोहरा नहीं बनेंगे। हम नहीं जानते मस्तानी इस संबंध से इनकार क्यों कर रही है, पर इतना अवश्य जानते हैं कि यदि वो इस संबंध के स्थान पर मृत्यु का वर्ण करना चाहती है तो अवश्य कोई बात होगी। वैसे भी बुंदेलखंड में नारी की इच्छा का सम्मान किया जाता है, उस पर अपनी इच्छा थोपी नहीं जाती। यदि मस्तानी चाहती है ये विवाह ना हो तो ये विवाह नहीं होगा। महाराज, आपका यह निर्णय हमें आपका शत्रु बना देगा। हमारे शत्रुओं की सूची इतनी लंबी है सरदार कि उसमें एक नाम जुड़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु आपके शत्रुओं की सूची में यदि महाराज छत्रसाल का नाम जुड़ गया तो आपको बहुत अंतर पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वो पंत से मिलने क्यों गए, पर इतना अवश्य पता है कि चोरी चोरी जाने वालों के दिलों में कोई तो खोट रहती है। राजनीति में भी गिरने के लिए एक सीमा होती है। पंत जी ने मेरे परिवार को राजनीति में घसीटकर मुझे उनसे उत्तर मांगने के लिए मजबूर किया है, और उनसे उत्तर मांगने मैं स्वयं जाऊंगा। राव, क्रोध अंगारा होता है, जिसके अंदर दबा होता है उसे ही जला डालता है। तो क्या करूं वाइस साहिब? घर में हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं? हम निर्णय ले चुके हैं। आप कोई परंपरा, कोई संस्कृति नहीं तोड़ेंगे। संस्कृति कुआं नहीं होती, एक बहती हुई नदी होती है। इसकी रक्षा रोक कर नहीं की जाती, पर बांध जरूर लगाया जाता है, नदी पर भी और जोश पर भी। राऊ, आपने अपने उत्साह पे अंकुश नहीं लगाया तो आपके पेशवा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। पेशवा बनना मेरा सपना नहीं है, मेरी साधना है आइस साहिब। सपना तो इस मातृभूमि के लिए मिट जाना है, पर मिटने से पहले बहुत कुछ बनाना बाकी है। एक नया देश, एक नया समाज, और वो बनाने से पहले आपको पेशवा बनना पड़ेगा। और यदि आप 13वीं से पहले बाहर गए तो आपका पेशवा बनना कठिन है। इसीलिए धैर्य रखिए। धैर्य कैसे रखूं आई साहब, जब मुझे पता है कि मेरे रुक जाने से पंत अपने षड्यंत्र नहीं रोकने वाले। मैं यहाँ बंधन में बंधा हूं और वहां पंत पेशवा पद के लिए गंगाधर जी का नाम प्रस्तावित कर रहे होंगे। महाराज, हम पेशवा के पद के लिए एक स्वामी भक्त, अनुभवी और सुयोग्य व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, और वो व्यक्ति हैं औरंगाबाद के सरदार राजधन्य गंगाधर जी।
ये आपको कैसे पता बहू? क्योंकि ज्ञान और अनुभव में एक वही है जो बाबा की बराबरी कर सकते हैं। और औरंगाबाद में अपनी योग्यता को सिद्ध भी किया था उन्होंने। औरंगाबाद में जो इन्होंने किया वो इनकी योग्यता और कुशलता की बस छोटी सी झलक है महाराज। पीढ़ियों से इनका वक्त राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है। बस यूं समझ लीजिए कि पेशवाई तो इनके रक्त में है। तो जो कुछ आपके पास नहीं है वो गंगाधर जी के पास है। इसलिए तो मुझे वहां शाहू जी महाराज के पास दरबार में होना चाहिए, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि आयु और अनुभव में कम हूं लेकिन योग्यता में नहीं। यदि शाहू जी महाराज ने मेरी अनुपस्थिति में कोई निर्णय ले लिया तो बहुत देर हो जाएगी आई साहिब। जी महाराज, अब हमें नए पेशवा के नाम की घोषणा करने में और विलंब नहीं करना चाहिए। जितनी शीघ्र बागडोर समर्थ हाथों में जाएगी उतनी शीघ्र हम स्वयं को हर संभव परिस्थिति के लिए तैयार कर पाएंगे। बालाजी की मृत्यु के बाद शत्रु हम पर अगला वार करने के लिए घात लगाए बैठा होगा महाराज। गंगाधर जी, ऐसे विषम स्थिति में आप ये दायित्व संभालने के लिए प्रस्तुत हैं? अब हम स्वयं अपनी प्रशंसा में क्या कहें महाराज। पंत ने हमारे विषय में जो भी कुछ कहा है वो सब सत्य है, किंतु इस सत्य से क्या अंतर पड़ता है महाराज? प्रश्न तो ये है कि क्या आपको हम पर विश्वास है? गंगाधर जी के पास अनुभव, बुद्धि, कौशल्य सब कुछ है, पर आपके पास शाहू महाराज का विश्वास है। उस विश्वास पर विश्वास रखिए। और रही बात समय की, हम भट्ट जी से बात करेंगे। उन्हें कहेंगे वो सुनिश्चित करें कि शाहू महाराज अगले 13 दिन तक कोई निर्णय ना लें। भट्ट जी अपनी भक्ति छोड़कर राजनीति में क्यों प्रवेश करेंगे ऐसा है? क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने को कहेंगे। आपके मन में भट्ट जी के लिए सम्मान हो ना हो, उनके मन में हमारे परिवार के लिए स्नेह है, शुभ चिंतक हैं हमारे। आपको 13 दिन का समय चाहिए, वो समय दिलाना हमारा दायित्व है। राव, बस धैर्य रखिए। बहू, अब क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा सरकार। आप लोगों ने शायद पहली बार भाऊ को तीखे तर्क रखते, विवाद करते हुए देखा है, लेकिन हमें भीऊ को और गोटिया भाऊ को इसकी आदत है। क्या बाजी और काकू के बीच का संघर्ष बहुत पुराना है, वही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, ये हिंसक मानुस थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। पर वो बहुत क्रोध में थे। तुम्हें चिंता करो नका बहनी, आई साहब का मान रखना भाऊ अपना कर्तव्य मानते हैं, और वो जानते हैं कि उनका क्रोध उनके कर्तव्य से बड़ा नहीं है। चिंता करो नका। पिताजी, अगर आज आप नहीं होते हमारी जान चली जाती। जो हुआ उसमें गलती हमारी ही है मस्तानी।
आपका विवाह हमारा उत्तरदायित्व है, जो हमें स्वयं ही निभाना चाहिए था। परंतु हम बुंदेलखंड को संभालने में इतना उलझे रहे कि बेटी को संभालने की फुर्सत ही नहीं मिली। आप हमसे नाराज हैं पिताजी, तो हम आपसे एक सवाल पूछे? पूछो। आप हमारे अलावा किसी और बात से भी परेशान हैं? ऐसी कौन सी बात है? आज बरसों बाद किसी ने हमारे चेहरे की शिकन पड़ी है। आज लग रहा है कि हमारे महल में कोई हमें भी जानता है। अगर हम आपके बेटे होते तो इस वक्त आपकी हर एक परेशानी हमारी तलवार से मुलाकात कर चुकी होती। हम परेशान हैं मस्तानी, इसलिए कि आज हमने एक ऐसा मित्र खो दिया है जो दूर रहकर भी हमारे विश्वस्त थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट अब इस संसार में नहीं रहे। पेशवा साहब, जो शाहू महाराज के दायां बाजू थे, जिन्होंने मराठी साम्राज्य की बरसों तक सेवा की, उनका जाना तो शाहू महाराज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा पिताजी। आप तो जनाने में रहकर भी दरबारों को समझती हैं मस्तानी। इस समय मराठी दरबार में शाहू जी के सामने बहुत कठिन प्रश्न ये है कि बालाजी के बाद कि अगला पेशवा किसे बनाए। आपको क्या लगता है पेशवा किसे बनना चाहिए? हमारे मन में तो एक ही नाम है, बालाजी के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। बाजीराव। ऐसी चाल चली है जो ये सुनिश्चित कर देगी कि शाहू महाराज बाजीराव से अधिक विश्वास आप पर करें। हम राव की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेंगे। क्या है राव की सबसे बड़ी कमजोरी? उनका परिवार। संभलकर! बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की मां और मिट्टी का जो सम्मान नहीं करता, उसकी जीवन रेखा। पेशवा किसे बनना चाहिए? हमारे मन में तो एक ही नाम है, बालाजी के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। बाजीराव। बाजीराव जब बालक ही थे तो उन्होंने अकेले मुगलों के खेमे में घुसकर उनका बारूद उड़ा दिया था और युद्ध में अपने पिता के साथ मात्र 40 मराठियों को लेकर 4000 की सेना को परास्त किया था। मातोश्री को वापस लाने की मुहिम में बालाजी बुरी तरह घायल हो गए थे। तब बाजीराव अकेले ही शत्रु के किले में घुसकर मातोश्री को वापस ले आए। वो महलों में बैठकर रणनीति बनाने वाले कर्मचारी नहीं हैं, वो तो मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर युद्ध करने वाले वीर हैं। वीरता और प्रतिबद्धता की एक मशाल का नाम है बाजीराव। आज पूरे मराठी साम्राज्य में सेना से लेकर जनता तक को एक सूत्र में बांधने वाला नाम है बाजीराव।
तो फिर उनके होते हुए शाहू महाराज किसी और को पेशवा बनाने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? क्योंकि पेशवा को तलवार के साथ साथ तर्क का भी धनी होना पड़ता है। युद्ध में उनके वार का भय हो और दरबार में उनकी वाणी का। बाजीराव की वीरता तो सबने देखी है, पर अभी तक उन्हें अपनी राजनीति दिखाने का अवसर नहीं मिला। एक बार वो अपने आप को राजनीतिज्ञ सिद्ध कर दें तो फिर उन्हें पेशवा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमारा एक काम करेंगी मस्तानी? बाजीराव ने अपने पिता को खोया, आप हमारी ओर से उन्हें एक सांत्वना पत्र लिख देंगी? जी पिताजी। हमारा प्रतिशोध अधूरा रह गया मासा, है? यदि ये विवाह हो जाता तो मस्तानी को समझ में आता एक मर्द की मर्दानगी को ठेस पहुंचाने का क्या परिणाम होता है, और सब बर्बाद हो गया मासा। यदि मस्तानी महल से दूर चली जाती तो लोग हमारी वीरता पर लगा कलंक भूल जाते और फिर से सब कहते महावीर जगत राज की जय, महावीर जगत राज की जय। सपने देखना बंद कीजिए और वास्तविकता पर ध्यान दीजिए जगतराज। मस्तानी इस टूटे हुए रिश्ते का लाभ उठाकर महाराज के निकट आने का प्रयास कर रही हैं। हमने मस्तानी और उनकी मां को महाराज से दूर रखने में अपना सारा जीवन लगा दिया है। अब हम उन्हें पास आने नहीं दे सकते। उनकी नजदीकियों पर वार करना होगा राजकुमार। आप चिंता ना करें मासा, हम जानते हैं मस्तानी की लगाम कैसे खींचनी है। आपने हमारे नाम का प्रस्ताव भी रखा और प्रशंसा भी की, परंतु प्रश्न तो ये है कि क्या इतना सब सुनने के बाद शाहू महाराज के मन से बाजीराव का मोह जाएगा? क्या महाराज के मन में बसा हुआ बाजीराव के प्रति विश्वास समाप्त होगा? गंगाधर जी, विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं, तोड़ने में केवल एक पल, और विश्वास दोबारा बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप इस चतुर की चतुराई पर विश्वास कीजिए। हमने ऐसी चाल चली है जो ये सुनिश्चित कर देगी कि शाहू महाराज बाजीराव से अधिक विश्वास आप पर करें। हम राव की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेंगे। और क्या है राव की सबसे बड़ी कमजोरी? उनका परिवार। एक नौका जो बड़े से बड़े तूफान को हरा सकती है, वही नौका अंदर के एक छोटे से छेद से हार सकती है। हम राव को अंदर से वार करेंगे। आप देखिएगा कि कैसे राव का परिवार ही उसे हराएगा। राव बाहर आइए, राव बाहर आओ, बाहर आइए, राव बाहर आइए, राव बाहर आइए, राव बाहर आइए। मोहनराव, बाबूजी, आप इन बाहर वालों के साथ? हम आपसे नहीं, बाजीराव से बात करने आए हैं चिम्मा जी। बात ही करनी होती तो अकेले आते, सबको लाकर तमाशा खड़ा नहीं करते। तमाशा होता है तो तमाशा ही सही।
राव, हम सब वो साहूकार हैं जिन्होंने स्वर्गीय पेशवा साहब के कहने पर शाहू जी के युद्ध अभियान पे धन दिया था। आप जानते हैं हम सबका ऋण कितना है? 1 वर्ष में जितना कर इकट्ठा होता है उसका 8 गुना। स्वर्गीय पेशवा साहब ने स्वयं हमसे कहा था मुगलों द्वारा जीती गई धनराशि राजकोष में जमा की जाएगी और उसी धनराशि में से वे हमारा धन धीरे धीरे करके सूद सहित वापस करेंगे। हमें पेशवा साहब पे तो पूरा भरोसा था, लेकिन उनके जाने के बाद पता नहीं हम अपना धन दोबारा देख पाएंगे कि नहीं। पिता का वचन निभाना पुत्र की जिम्मेदारी होती है। अब हम यहाँ से तभी जाएंगे राव जब आप हमारा धन वापस लौटा देंगे। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे। आपने हमारे सुल्तान को मार दिया। वो सिर्फ हमारा घोड़ा नहीं था, हमारा दोस्त था, हमारा साथी था। पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मस्तानी साहिबा। आपका सुल्तान पागल हो गया था। अगर ऐसी ही बात थी तो आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? हमने मना किया था। वो घोड़ा आपको बहुत प्रिय था, तो आप उसे कष्ट में नहीं देख पाते, और आप हमें बहुत प्रिय है, हम आपको कष्ट में नहीं देख पाते। प्रेम यदि अधिक हो तो बिछुड़ने का दुख भी अधिक होता है। इसलिए आपको अपने प्रियजनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो काकाजू के पास आने के प्रयास में बाकी सब आपसे दूर हो जाएं। आपने सुल्तान को मार डाला। उस बेजुबान जानवर ने आपका क्या बिगाड़ा था भाई साहब? आपको कष्ट में देखकर मन ठंडा हो गया। काश हम उसे फिर से जीवित करते और फिर से मार सकते। भाई साहब! हमारे सामने आवाज उठाने का साहस कैसे हुआ आपका? हम अपना मूल और सूद लेके जाएंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप व्यापारी है, आपको पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी धनराशि वापस देने में समय लगता है। हम अपना समय देने नहीं, आपसे अपना धन लेने आए हैं। हम आप सभी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन यदि हमें हमारा धन नहीं मिला तो हमें विवश होकर आपके घर में प्रवेश कर आपकी संपत्ति और आभूषणों को जब्त कर ऋण वसूल करना होगा। मत भूलिए कि अब ये पेशवा साहब का घर नहीं है। आई साहब,
सेठ जी, ये पुराने पेशवा साहब का घर है और होने वाले पेशवा साहब का भी। और ये होने वाले पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की खींची हुई लकीर है। यदि किसी ने लकीर लांघने की कोशिश की तो बाजीराव अपनी मर्यादा लांघ जाएगा। अभी बिजलियां आकाश में कड़क रही हैं। यदि किसी ने लकीर लांघी तो सर पर भी गिरेगी सेठ जी। बाकी आप सब लोग समझदार हैं। राव, आप हमें इस तरह डरा नहीं सकते। हम आपसे बात कर रहे हैं। राव, ये मत समझिएगा कि आप हमारी बहन के पति हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। बिल्कुल मत छोड़िएगा मोहन राव जी। मैं तो चाहता हूं आप आगे बढ़े। आइए, बाजीराव का लंगोटिया गोटिया आपका स्वागत करता है। आइए। गोटिया बाबू, आपको पता है अगर मोहन राव जी ने ये सीमा लांघ दी तो उनका क्या होगा? क्या होगा? अगले महीने पंडित जी के पुत्र का विवाह वैद्य जी की पुत्री के साथ है। वो बहुत धूमधाम से होगा। वो कैसे? अरे, जब पंडित जी इतने सारे धनी मानी लोगों का श्राद्ध कराएंगे और वैद्य जी बाकी के बचे कुचे लोगों की हड्डियां जोड़ेंगे तो दोनों को कितना धन मिलेगा? तो विवाह तो धूमधाम से होगा ही ना। क्यों सेठ जी? बस 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 गोटिया बाबू, हमें लगता है बात इनके समझ में आ गई है। और यदि अभी भी समझ में नहीं आई है तो आप में से कोई महावीर आए और इस लकीर को पार करे। सबके समझ में आ जाएगा। एक को सजा मिलेगी और बाकी को सबक। आइए। भाई साहेब, हम मात्र अपना अधिकार, अपना धन मांगने आए हैं, जो हमें स्वयं स्वर्गीय पेशवा साहब ने लौटाने का वचन दिया था। पिता का दिया हुआ वचन पुत्र अवश्य पूरा करेगा मोहन राव जी। मोहन राव जी, हमारे बेटे को पिता का वचन याद दिलाने के लिए यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई साहब, अब आप पेशविन बाई नहीं हैं कि आने जाने के लिए हमें आपके आदेश की आवश्यकता पड़े। संभल कर! अब बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की आय से बात करे, यदि जबान फिसली तो बाजीराव की तलवार फिसल जाएगी। बाजीराव की मां और मिट्टी का जो सम्मान नहीं करता उसकी जीवन रेखा। राव, छोटी हो जाती है। हमारा आत्मसम्मान इतना कमजोर नहीं किसी के शब्दों से घायल हो जाए। मेरी आय पेशविन बाई नहीं रही, पर होने वाले पेशवा की आय जरूर है। बाजीराव ना किसी का हक छीनता है, ना अपना हक छोड़ता है। मेरे पेशवा बनते ही आप सबको अपना धन सूद समय वापस मिल जाएगा। समझ लो। आपको विश्वास है कि आप पेशवा बनेंगे? यह निर्णय शाहू जी महाराज का है, आपका नहीं। और अगर आप पेशवा नहीं बने तो? मस्तानी,
बाबा साहब आप समय पर आ गए, नहीं तो आज मस्तानी हमारी बोटी बोटी कर डालती। पिताजी, वार भाईसा ने किया था, हमने बस अपनी हिफाजत के लिए उनकी तलवार ले ली। बाबा साहब, भला हम अपनी छोटी बहन पे वार क्यों करेंगे? ये तो हमने इनको रोते हुए देखा तो पूछने चले आखिर क्या बात है। भाईसा झूठ बोल रहे पिताजी, हमने इनकी मर्जी के लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए हमें सजा देने के लिए इन्होंने हमारे घोड़े सुल्तान को मार डाला। झूठ, एक और झूठ। बाबा साहब, मस्तानी कहानियां बना रही है, भला हमें इनके घोड़े से क्या काम? हमें तो लगता है कि इन्होंने आपसे सहानुभूति के लिए स्वयं अपने घोड़े को मार दिया होगा। सबसे पहले इन्होंने हमारे चुने हुए लड़के द्विजेंद्र के खिलाफ झूठी बातें फैलाई, आपको अपने पुराने विश्वस्त सरदार के विरुद्ध कर दिया, और अभी यहां हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। महाराज देखिए इसे, हाथ में तलवार, चेहरे पे गुस्सा, भला सताए हुए लोग ऐसे तो नहीं दिखते। पिताजी, भाईसा झूठ बोल रहे हैं। सुना होता तो हम इसे झूठ भी मान लेते, परंतु हमने जो अपनी आंखों से देखा है उसे झूठ कैसे मान लें? आज तक हम में और मुगलों में एक ही अंतर था, हमारी संतानें शत्रु पर हथियार उठाती थी, एक दूसरे पर नहीं। आज अपने भाई साहब पर तलवार उठाकर आपने वो अंतर भी मिटा दिया। संसार में दो तरीके के लोग होते हैं भाव, एक जो इतिहास बनाते हैं और दूसरे इतिहास बनते देख तालियां बजाते हैं। ओ भाऊ, बाजीराव बल्लाड़ भट्ट इतिहास बनते हुए देखता नहीं, स्वयं इतिहास बनाता है। मैं जो एक बार कहता हूं वो 100 बार के बराबर होता है, और कह चुका हूं। आप लोगों को आपका मूल और सूद दोनों मिल जाएगा। ये बात यहीं समाप्त नहीं होगी राव। हम स्वयं जाएंगे शाहू महाराज जी के दरबार पर और उनसे कहेंगे कि स्वर्गीय पेशवा साहब ने हमसे कितना ऋण लिया था, और उन्हें यह भी बताएंगे कि आपने हमें किस तरह डराया और धमकाया। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूं, दिखाऊं? हमारे भाव के कारण इन्हें और हमारे परिवार को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। हम इस विषय में आई और मौशी से बात करेंगे, वो भाव को अवश्य रोकेंगे। ताई साहब, आप ऐसा करेंगे तो और कुछ हो या ना हो, पर राव के स्वाभिमान को ठेस अवश्य पहुंचेगी। सातारा जा रहा हूं, मेरा तिलक कीजिए काशी भाई। लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप उसका सम्मान करेंगी। अगर पुत्र माँ की आज्ञा के बाहर हो जाए तो उसे एक पत्नी रोक सकती है। रोकिए इन्हें काशी बाई। हम आपकी दुविधा समझते हैं महाराज। जन्म और मरण संसार का नियम है, और यह संसार किसी एक व्यक्ति के चले जाने से रुकता भी नहीं है। और यदि वो व्यक्ति स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट जैसा सम्माननीय व्यक्ति हो,
तो ये संसार पल भर के लिए ही सही उन्हें सम्मान देने के लिए ठहरता अवश्य है। हमारा आपके लिए एक सुझाव है कि अगले पेशवा का निर्णय आप स्वर्गीय बालाजी के 13 दिन के शोक काल के बाद करें तो अच्छा होगा। ये आप राव के कहने पर कर रहे हैं? क्षमा चाहूंगा महाराज, आपने क्या कहा हमने नहीं सुना। हमने आपसे पूछा कि आप ये राव के कहने पर कर रहे हैं। बाजी राव अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि वो हमें आदेश कर सकें। वैसे भी हम धर्म और परंपरा के सेवक हैं महाराज, बाजी राव के नहीं। हाँ, ये सत्य है कि राधाबाई साहब ने हमें आपसे बात करने के लिए कहा था, किंतु यह भी उतना ही सत्य है यदि वो हमें आपसे बात करने के लिए ना भी कहती तो भी हम आपसे बात अवश्य करते हैं, क्योंकि यह बात धर्म सम्मत है। शास्त्रों का हर नियम बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। परिवार के प्रमुख के जाने के बाद यह 13 दिन का शोक परिवार को संभलने का समय देता है और यह जानने का भी समय देता है कि कौन आपका असली मित्र है और कौन नहीं। स्वर्गीय पेशवा साहिब ने आपके लिए कई राजनीतिक समझौते, कई राजनीतिक संबंध बनाए होंगे। अब आपको भी यह जानने का अवसर मिलेगा कि कौन सा संबंध टिकने वाला है और कौन सा नहीं। भट्ट जी, कुछ संबंध राजनीति और औपचारिकता से परे होते हैं। स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट और हमारे संबंध भी कुछ ऐसे ही थे। हम हमारे नए पेशवा का ऐलान 13 दिन के शोक के पश्चात ही करेंगे, किंतु राजनीति के कारण नहीं, स्वर्गीय बालाजी के प्रति अपने स्नेह और सम्मान के कारण। भाई साहब, आपकी आज्ञा ने मुझे इस 13 दिन की मर्यादा में बांध कर रख दिया है। चलिए मान लेते हैं भाई साहब, शाहू जी महाराज भट्ट जी की बात सुनकर अपना निर्णय 13 दिन के बाद ही सुनाएंगे। और यदि उनका निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ तो फिर इस 13 दिन की प्रतीक्षा का क्या लाभ भाई साहब? वहां मोहन राव व्यापारियों के साथ जाकर उनके कान भी भर रहे होंगे। नहीं राव, आपके पिता और आप पर जो शाहू महाराज का विश्वास है वो इतना कच्चा नहीं कि मोहन राव के शब्दों से टूट जाए। विश्वास कच्चा हो या ना हो, नाजुक अवश्य होता है। विश्वास टूटे या ना टूटे, यदि उसमें दरार आ गई, पंत जी का तो काम हो ही जाएगा। सही समय की प्रतीक्षा करते करते कहीं समय हाथ से निकल गया आई साहिब तो किसी जब तब व्रत या यज्ञ से वापस नहीं आने वाला। गंगाधर जी, शाहू महाराज से हमारी भेंट जल्दी करा देंगे तो बेहतर होगा। नंद राव जी, हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। शाहू महाराज से कुछ भी कहने से पहले हमें तो समझ लेने दीजिए
कि आपके स्वर्गीय पेशवा साहिब इस राज्य पर कितना कर्जा छोड़कर गए हैं। स्वर्गीय बालाजी जैसे बाहर वाले पर विश्वास करके आप लोगों ने कितना धन दे दिया। अब पीढ़ियों से इस पद को संभालने वाले के वंशज को इस समस्या को सुलझाने के लिए समय तो दीजिए। मात्र आपकी ही नहीं, अपनी भी सहायता कर रहे हैं हम। और जहां बात अपने लाभ की हो, वहां तो हमसे गलती से भी कोई चूक नहीं होती। गंगाधर जी, हम चलते हैं। नमस्कार। मोहनरा, आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सेठ घनश्याम से 1000 मोहरे, सेठ हीरालाल से 42 अरबी घोड़े, जिसका मूल्य कुल मिलाकर होता है 3500 मोहरे। ये बादाम वाला दूध पी लीजिए, आपकी बुद्धि और तेज चलेगी। बुद्धि जितनी तेज चलेगी, आपके भाव के लिए समस्या उतनी ही खड़ी होगी। अपने लिए समस्या मोहन भाव ने स्वयं खड़ी की है। इस बार उन्हें ऐसा उत्तर दीजिएगा कि दोबारा आपके सम्मुख आवाज ऊंची करने का साहस ना हो। आज बड़ा क्रोध आ रहा है अपने भाव पर। भाव पे क्रोध नहीं, पति पे प्रेम आ रहा है। कुछ कहा? जी नहीं तो। आशी भाई, आप दूध यहीं पे रख दीजिए और चाहिए। नहीं, हम नहीं रखेंगे, वरना ये भी आपकी राह तकता रह जाएगा। और कौन हमारी राह तकता है? ये भी हमें बताना पड़ेगा कि और कौन आपकी राह तकता है। कुछ कहा आपने? जी नहीं। आशी भाई, दूध यहीं पे रख दीजिए। इस कार्य को हम अधूरा नहीं छोड़ सकते। हम क्यों दूध रखें? थोड़ी देर चिंता मुक्त होकर बैठेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी। आप ये वही खाता रख दीजिए। बचपना छोड़िए काशी भाई। क्या आपको पता भी है हम कितनी बड़ी समस्या में हैं? सारी चीजें दांव पर लगी, हमारे पास सांस लेने का भी समय नहीं है। ये बात आई साहब भी नहीं समझ पाती और आप भी नहीं। पता है रकमा, उन्होंने हम पे कैसे चिल्लाया। बचपना छोड़िए काशी भाई, जैसे हमने बचपना पकड़ के रखा हो। वो परेशान थे, हम उनकी परेशानी बांटने गए थे, पर उन्हें बांटने का नहीं, डांटने का शौक है। ताई साहब, ऐसी छोटी छोटी बातों पर मन छोटा नहीं करते। आप नहीं समझेगी रकमा, आपके पति हमारे पति जैसे उग्रदेव नहीं है। ऐसा आपको लगता है ताई साहब? कौन से ऐसे पति पत्नी है जिनमें तकरार ना होती हो? करने पे आए तो ये भी इतना क्रोध करते हैं कि पूछिए ही मत। पर हम उनसे रूठने के स्थान पर झगड़ा समाप्त करने का उपाय सोचते हैं ताई साहब। हम भी झगड़ा समाप्त करने गए थे, पर उन्होंने हमें जोर से डांट दिया। बचपना छोड़िए काशी पर, कोई हम पे इतना जोर से चिल्लाए, इतनी ऊंची आवाज में डांट दे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। ताई साहब, शुरू शुरू में जब ये हमसे ऐसे बात करते थे तो हमें भी बड़ा क्रोध आता था, पर अब हम उनके क्रोध पर ध्यान नहीं देते, इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें क्रोध क्यों आ रहा है। जैसे अब हमें समझ आ गया है
कि जब भी ये किसी मोटी पुस्तक में खोए होते हैं तब हम इनसे बात करें तो इन्हें क्रोध आता है। इसलिए जब भी ये अध्ययन करते हैं हम इनसे बात नहीं करते। पति ऐसी छोटी छोटी बातों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं ताई साहिब। पर हम क्या करें? हमारे उग्रदेव तो चिमाजी अप्पा की तरह मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते ही नहीं हैं। अब बड़ी भोली है ताई साहिब। हमारे कहने का अर्थ ये है कि आपको भाव की पसंद नापसंद को समझना होगा, उनके लक्ष्य के साथ स्वयं को जोड़ना होगा। कल को भाव पेशवा बनेंगे और आप पेशविन बाई, तब आपको ही भाव को और महान काम करने के लिए प्रेरित करना होगा ताई साहिब, समझ लो। हो काश ये भी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते तो हमारा काम कितना सरल हो जाता ना। अगर भाई अब हम ये बड़े बड़े काम कैसे करेंगे? शोक की इस घड़ी में हम आपके एवं आपके परिवार के साथ हैं। इसमें भी यही लिखा है। चीमा, लोग बस औपचारिकता के लिए पत्र लिखते हैं, पत्र में कोई भावना नहीं होती। बाजी, तुझे इन पत्रों को पढ़कर उनका उत्तर देने में समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं और चीमा भी कर लेंगे। प्रिय राव साहेब, आपके पिता की मृत्यु मात्र आपके और आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए मार्ग पर चलने वाले उन तमाम देशवासियों के लिए दुख का कारण है। बुरा समय उस रात की तरह होता है जब अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। इस समय आप भी खुद को बहुत अकेला, बहुत अधूरा महसूस कर रहे होंगे। हम आपसे दूर हैं, चाहकर भी ना साथ दे सकते हैं ना सहारा। बस ये कह सकते हैं कि हिम्मत मत हारिएगा राव। अच्छे वक्त में ऊपर वाले से मोहब्बत बढ़ जाती है और बुरे वक्त में ऊपर वाले पर भरोसा। ये भरोसा मत छोड़िएगा। और उनकी भी उम्मीद है जिन्होंने सिर्फ आपका नाम सुना है। इस देश की मिट्टी उस वक्त का इंतजार कर रही है जब आप पूरे देश पर मराठी ध्वज लहराएंगे। इम्तिहान मुश्किल है, पर हम जानते हैं कि आप टूटने नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारी उम्मीद है और उम्मीद कभी नहीं टूटती। विश्वास रखिएगा राव, किसी और पर नहीं, भगवान पर नहीं, बस अपने आप पर। क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं जानता हूं आप मात्र मेरी सहायता करने का प्रयास कर रही थी। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें भी आपको तंग नहीं करना चाहिए था राव। आशी भाई, मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं, आगे जाकर वो मार्ग और भी कठिन होगा। ऐसी घड़ियां भी आएंगी जब मैं अपना धैर्य खो दूंगा। संभव है कोई कड़वी बात बोल दूं, पर हमेशा याद रखना काशी भाई, मेरा उद्देश्य आपका मन दुखाना कभी नहीं होगा। आप मेरा परिवार है काशी भाई, और अपने परिवार का मैं मन नहीं दुखा सकता। राव, आप जो भी कहेंगे हम उसमें आपका साथ अवश्य देंगे।
चलिए मेरे साथ। राव, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा तिलक कीजिए काशी भाई। पर हम सूतक में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते राव। आप जो कहेंगे हम अवश्य करेंगे राव, पर हम कोई परंपरा नहीं तोड़ सकते। बड़ी विचित्र स्थिति है काशी भाई। आप परंपरा तोड़ नहीं सकती और मैं मान नहीं सकता। लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप उसका सम्मान करेंगी। अब इस 13 दिन के शोक काल समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। सातारा जा रहा हूं। बाहु थांबा। आपको आई के आदेश का पालन करना होगा बाहु। आप ये जानते हैं कि आपके पेशवा बनने में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि आप जोश में होश खो बैठते हैं, और इस परंपरा का उल्लंघन करके आप उस आपत्ति की पुष्टि ही करेंगे। अगर आपको आपके विरोधियों को गलत सिद्ध करना है तो आपको धैर्य धारण करना होगा। धैर्य और हाथ पर हाथ धरे रखने में अंतर होता है चिम्माजी साहिब। और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। अगर पुत्र मां की आज्ञा के बाहर हो जाए तो उसे एक पत्नी रोक सकती है। रोकिए इन्हें काशीबाई, समझाइए इन्हें कि पंत इनकी ऐसे ही किसी गलती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समझाइए इन्हें कि इसी तरह ये परंपराओं का उल्लंघन करते रहेंगे तो भट्टी जैसे समर्थकों से भी हाथ धो बैठेंगे। समझाइए इन्हें कि ये सिर्फ अपनी मां और समाज के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, ये स्वयं भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं। आई साहिब सही कह रही है। रुक जाइए ना राव। काशीबाई, जब बात मातृभूमि की हो तो समाज और परंपरा क्या, बाजीराव अपने भगवान और अपनी आय के विरुद्ध भी जा सकता है। आपके एवं भगवान की नजर में यह पाप है तो इस पाप का दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, पर रुकने के लिए तैयार नहीं। क्या आपको भगवान पे विश्वास नहीं है? विश्वास है, पर आज एक अजनबी ने मुझे यह सिखाया, व्यक्ति को सबसे अधिक विश्वास स्वयं पर होना चाहिए।
चिमा जी, आप राव के साथ जाइए। हम भट्ट जी से बात करते हैं, राव की ये भूल उन्हें बहुत भारी ना पड़ जाए। चिमा जी, आप उनके साथ रहिएगा, उन्हें आपके साथ की आवश्यकता पड़ेगी। हो आई साहब। आपके समूह की समस्या को लाने से पहले हम बाजीराव के पास गए थे और उन्होंने ही हमसे कहा था कि जैसे ही आप उन्हें पेशवा बना देंगे हमें हमारा धन वापस मिल जाएगा। बाजीराव कैसे कह सकते कि पेशवा कौन बनेगा? शाहू जी महाराज को बाजीराव बल्लाड़ भट्ट का नमन। शिव 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 शिव। पाप करने जा रहे हैं महाराज तो क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। पाप मन तो नहीं करता, परंतु देश के प्रति जो हमारा प्रेम है वो किसी भी परंपरा से अधिक है, बड़ा है। आपको जो भी कहना है स्पष्ट कहें पंत। तो स्पष्ट बात यह है महाराज कि स्वर्गीय बालाजी भट्ट ने देश की सेवा तो की, परंतु उन्होंने ऐसे कई निर्णय लिए जिनकी सूचना आप तक नहीं पहुंची। बिना प्रमाण आरोप बिन धार तलवार की तरह होती है पंत। जितना भी जोर लगाओ पत्ता भी नहीं कटता उससे। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु इस बार तलवार में धार भी है। ये सब क्या है गंगाधर जी? महाराज, स्वर्गीय पेशवा साहेब ने आपके नाम पर रक्षा एवं युद्ध अभियानों के लिए जो ऋण लिए थे, ये सब उसी का हिसाब किताब है। छोटे बड़े साहूकार और व्यापारियों को मिलाकर ये संख्या 100 से ऊपर है। महाराज, विद्वानों ने कहा है, अति सर्वत्र वर्जयेते, न भला अति श्रम, न भला अति अवकाश, न भला अति वाचाल मुख, न भला अति विश्वास। महाराज, आपने बालाजी पर अति विश्वास किया था महाराज, जिसका परिणाम इस देश के आम नागरिकों को कष्ट उठाना पड़ेगा। महाराज, इस समय हमारे राजकोष में इस ऋण का 1/4 हिस्सा चुकाने की भी क्षमता नहीं है। अपनी मृत्यु से पहले स्वर्गीय बालाजी भट्ट ने इन व्यापारियों को वचन दिया था कि मुगलों से लूटे हुए धन से इनके मूल और सूद दोनों को चुका देंगे, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। वो ये वचन पूरा नहीं कर पाए और अब अपने धन को लेकर बेचारे व्यापारी बहुत चिंतित हैं महाराज। आपके समूह की समस्या को लाने से पहले हम बाजीराव के पास गए थे और उन्होंने ही हमसे कहा था कि जैसे ही आप उन्हें पेशवा बना देंगे हमें हमारा धन वापस मिल जाएगा। बाजीराव कैसे कह सकते कि पेशवा कौन बनेगा? महाराज, अपने पिता के निधन के बाद से ही बाजीराव पेशवाई को अपना अधिकार समझकर बैठे हैं और नए पेशवा के ऐलान को 13 दिन तक के रोक देने के आपके निर्णय से उनके इस विश्वास को बल मिला है। हाँ महाराज, और अब तो ये 13 दिन की अवधि पूरी भी हो गई है। अब आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब जो ये नई परिस्थितियां हैं, इन्हें देखते हुए मेरा ये सुझाव है कि आप गंगाधर जी को नया पेशवा घोषित कर दें। देश जिस आर्थिक संकट काल से गुजर रहा है महाराज, उससे निकालने के लिए गंगाधर जी जैसा अनुभवी और योग्य व्यक्ति ही ठीक है। अगला पेशवा कौन होगा इसका निर्णय बाजीराव नहीं ले सकते, वैसे आप भी नहीं ले सकते पंत।
शिव 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 महाराज, सेवक तो केवल स्वामी को एक सुझाव दे सकता है। हमने भी विनम्रता पूर्वक आपको एक सुझाव दिया है। निर्णय तो मात्र आप ही ले सकते हैं महाराज। हमें लगता है कि स्वर्गीय बालाजी ने इतना ऋण लिया था तो उसे चुकाने का भी कोई मार्ग सोचा होगा। ऋण चुकाने के विषय में तो तब सोचते हैं जब उन्हें अपने लिए सुख सुविधा एकत्रित करने से फुर्सत मिलती है। मोहन राव, एक मृत व्यक्ति पर कीचड़ उछालना एक सज्जन को शोभा नहीं देता। महाराज, उस वंश के साथ हमारा भी नाम जुड़ा हुआ है। हमारी मौसेरी बहन का विवाह बाजीराव से हुआ है। उस वंश का अपमान मतलब हमारा भी अपमान है। इसलिए आज इस भरे दरबार में हम इस अपमान को अपने सर लेंगे, क्योंकि अब बात मात्र हमारी बहन ही उसके ससुराल की नहीं है, क्योंकि अब बात पूरे देश की है। अपने मृत्यु से पहले बालाजी ने हमारे साथ एक समझौता किया था कि यदि हम उन्हें 4000 गुंठे भूमि रिश्वत में दे तो राजकोष से हमारा मूल एवं सूद दोनों हमें वापस दिलवा देंगे। आपके कहने का अर्थ क्या है? आपके पास कोई प्रमाण है इसका? महाराज, एक भाई अपने बहन के भविष्य को दांव पर लगाकर भरे दरबार में सत्य बोल रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? राव, शाहू जी महाराज को बाजीराव बल्लाड़ भट्ट का नमन है। पंती, बाजीराव यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? 13 दिन की अवधि कल ही खत्म हुई और 14वें दिन ये यहाँ सतारा पहुंच गए। इसका मतलब कल 13वें दिन में ही इन्होंने वहां से प्रस्थान किया होगा, अर्थात 13 दिन के शूक के बंधन को इन्होंने तोड़ डाला। संसार की ऐसी कोई परंपरा है जिसे ये व्यक्ति नहीं तोड़ेगा। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातेरंग पीतिरंग तस्मात् सर्वयत्न न पूज्यते। कहते हैं माँ में सारे तीर्थ बसते हैं और पिता में सारे देवता। जो माता पिता को खुश रखते हैं उसको इबादत की जरूरत नहीं होती। हमने बहुत कोशिश की कि हमारी वजह से कभी आपके माथे पर शिकन ना आए, पर आज हम नाकाम रहे।
हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपनी सच्चाई का यकीन कैसे दिलाए। इसलिए हम इस पाक जगह में आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि संतान पिता के सामने झूठ बोल सकती है, भगवान के सामने झूठ बोल सकती है, पर पिता और भगवान दोनों से झूठ नहीं बोल सकती। हमने भाई साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए तलवार नहीं उठाई। जगतराज ने ऐसा क्या किया कि बात यहाँ तक पहुँच गई? जो बीत गई सो बात गई पिताजी। भाई साहब ने क्या किया और क्या नहीं, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप हम पर यकीन करते हैं या नहीं। हमारा विश्वास है कि हमारी संतान मंदिर में खड़े होकर अपने पिता से झूठ नहीं कह सकते, और यदि आप झूठ बोल रही हैं तो आपको दंड हम नहीं, भगवान देंगे। प्रसाद, अरे साले साहिब, साले साहिब डर क्यों रहे? यहाँ तलवार लेकर नहीं आया मैं। देखिए, आपके लिए मेरे हाथ ही काफी है। शिव 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 महाराज, भरे दरबार में आपके समक्ष बाजीराव मोहन राव को डरा धमकाकर चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सफल भी हो सकता है और असफल भी, इसलिए बाजीराव बल्लाड़ भट्ट प्रयास करता ही नहीं, सीधा पराक्रम करता है। पंत, प्रणाम गंगाधर जी। मोहन राव जी और गंगाधर जी को स्वर्गीय पेशवा साहिब के विरुद्ध प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहन राव जी ने जो कुछ भी कहा सत्य है। मेरे बाबा ने इनसे 4000 गुंठे भूमि मांगी थी और इन्होंने दी थी। है ना? और वो भी कोई ऐसी वैसी भूमि नहीं, नर्मदा नदी के किनारे एक उपजाऊ भूमि, जहां पर इनके अपने परिवार का भव्यवाड़ा भी है। और जब वो भूमि इन्होंने मेरे बाबा को दी है, तो वो भूमि और उस पर खड़ी हर संपत्ति का स्वामी अब मैं हूं। है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं बाजीराव? सत्य तो कह रहा हूं मोहन राव जी। यही सौदा किया था ना बाबा के साथ, है ना? संसार मुझे जोशीला और अनुभवहीन समझता है, पर इस बार आप जोश में होश खो बैठे। इस तरह उतावलापन दिखाकर आपने अपने धन वापसी के सारे मार्ग बंद कर दिए हैं।
कानून के अनुसार रिश्वत लेने वाला जितना दोषी होता है, रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी होता है शाहू महाराज जी। रिश्वत लेने वाला तो आज हमारे बीच है नहीं, रिश्वत देने वाला यहीं खड़ा है। इसका दंड तो आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा मोहन राव जी। यदि आप मेरा साथ देते तो मेरे पेशवा बनने के बाद आपका ही लाभ होता, मेरे पति के भाई जो है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शाहू जी महाराज एक भ्रष्ट व्यक्ति की संतान को इतना बड़ा पद नहीं सौंपेंगे। या चिमाजी अप्पा या। हम जा रहे हैं। यदि आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं, अन्यथा आप अपने भाऊ और परिवार के साथ अपमानित होने के लिए यहाँ रुक सकती हैं। अब ये मामला शाहू महाराज तक जाएगा, वहाँ आपके परिवार को अपमानित होने से कोई नहीं रोक सकता। हम जानते हैं हमने उन साहूकारों के साथ मिलकर जो किया, आप उससे क्रोधित हैं, पर हम क्या करते हैं? उन साहूकारों के साथ हम व्यापार करते हैं और उनके साथ हमारे सामाजिक संबंध हैं। अगर हम उनका साथ नहीं देते तो वे सब हमारा सामाजिक बहिष्कार कर देते। ये हमारी भीऊबाई के दूध का दांत है। राऊ और चिम्मा इसे शुभ चिन्ह मान के अपने साथ ही रखते हैं। हमारी सारी संतानों में भीऊबाई सबसे प्रिय है और इसकी प्रसन्नता के लिए हमारे दोनों बेटे कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। और अब भीऊबाई की प्रसन्नता भी आप हैं और सौभाग्य भी। इसीलिए आज जो भी आपने किया उसे हम भूलने को भी तैयार हैं और क्षमा करने को भी। आई साहब, आपका मन उदार है, पर आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। आप राऊ के शत्रुओं के साथ रहेंगे, पर आपकी निष्ठा राऊ के साथ रहेगी। पंत, गंगाधर जी और सचिव के बीच जो भी योजनाएं बनेंगी उसकी खबर आप चिमा जी को देते रहेंगे। सातारा जाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। राऊ के पेशवा बनने में ही आपकी भी भलाई है। नहीं नहीं नहीं, आप हमारी जमीन नहीं हड़प सकते। हमारा और आपके पिता के बीच ऐसा कोई करार नहीं हुआ था। हाय साहब, वो पेशवा तो बन जाएंगे ना? शांत हो जाइए ताई साहब। हम शांत कैसे हो जाए रखना? हमारे अपने भाव हमारे पति का विरोध कर रहे हैं। परिणाम चिंता से नहीं बदलते, प्रयास से बदलते हैं। और हम प्रयास कर चुके हैं। हमने जावई बापू से बात की है, उनको समझाने की कोशिश की। उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है, पर हमने उन्हें समझाया कि राऊ के पेशवा बनने में ही उनका भी हित है। राऊ आक्रामक योद्धा है, इसीलिए शस्त्र को महत्व देते हैं, पर हम शस्त्र और ढाल दोनों का महत्व जानते हैं। इसीलिए इतने वर्षों में हमने धन, समय और प्रयास से ऐसे रिश्ते जोड़े हैं जो समय आने पर हमारी ढाल बन सकें। आपके लिए तो संबंध में हानि लाभ का गठन है आई साहब।
क्योंताई, आई साहब का कहने का मतलब ये नहीं था। इनका मतलब मैं आज भी आपसे बेहतर समझती हूँ बहिनी। इन्हें सिर्फ मतलब से प्रेम है। अपनी संतान से अधिक इन्हें अपने रुतबे से प्रेम है, जिसे बनाए रखने के लिए संबंध नहीं जोड़ती, सौदा करती है, जैसे मेरा सौदा किया था। अपने दुखों के लिए मैं हमेशा कभी स्वयं को तो कभी अपने पति को दोष देती रही, पर आज समझ में आया कि दोष तो आपका है आई साहब। मेरा संबंध नहीं हुआ था, मेरा तो सौदा हुआ था, और सौदे में कभी प्रेम नहीं होता। जिस घर में सब लोग मेरी छोटी छोटी तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ भी कर जाते थे, आज वहां ना कोई मेरी पीड़ा जानता है ना पहचानता है। अपनी बहन के पति के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र करने का कोई तो कारण होगा मोहन राव जी, कि आपको शाहू जी महाराज के सामने इतना बड़ा झूठ कहना पड़ा। बताइए, इस झूठ के लिए आपको किसने विवश किया था? पेशवा पद के लिए कल सुबह जनता के समक्ष बाजीराव और गंगाधर जी के बीच में कसौटी होगी। जो भी इस कसौटी में खरा उतरेगा वही इस साम्राज्य का पेशवा होगा। कल दरबार में साहू महाराज की कसौटी पर उनके सुपुत्र श्री बाजीराव हमसे हारने वाले हैं। क्योंताई, आप आई साहब पे ऐसा आरोप कैसे लगा सकती हैं? संसार में प्रत्येक माता पिता अपनी पुत्री के संबंध करने से पूर्व लड़के की परिवार की मान मर्यादा, आर्थिक स्थिति देखते हैं। ऐसा करने से संबंध सौदा नहीं बन जाता है। हमारे विवाह भी ऐसे ही हुआ था। शुरुआत में हम भी प्रसन्न नहीं थे, पर आई साहब ने आपको इस परिवार का भाग बनाने का पूरा प्रयास किया था, वही नहीं? मैंने तो ये तक कह दिया था कि वो आपको अपनी बेटी से अधिक प्रेम करेंगी। आपको तो सास जैसी माँ मिली है, कुछ को तो माँ भी सास जैसी मिलती है। आपको तो अपने ससुराल में इतना प्रेम मिलता है कि आपको अपनी मायके की याद तक नहीं आती। संसार में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है ब्योताई जिसे अपने मायके की याद नहीं आती होगी। हमने जानबूझकर अपने मायके और आई बाबा से दूरी बना के रखी है, क्योंकि एक पौधे की जड़ें दो मिट्टियों में नहीं रह सकती। ब्योताई, अगर आप अपना पूर्ण ध्यान अपने पति पे देंगी तो संभव है कि सारी समस्याएं स्वयं मिट जाए। आप बहुत भाग्यशाली है ब्योताई कि आपके पति आपके साथ होते हैं। हमारा जीवन तो राव की प्रतीक्षा बन के रह गया है। रकमा के पास चिमाजी अप्पा के पत्र आते हैं, वो पढ़ के उनका समय कट जाता है, पर हमारे पास मात्र उनकी याद रहती है, वो भी आंसुओं से धुंधलाई हुई। हमें तो ऐसा लगता है उन्हें हमारी याद आती ही नहीं है। इस झूठे से क्या पूछ रहे हैं आप बाजीराव? एक झूठे की किसी भी बात का क्या विश्वास? इनका बस चले तो ये हमारी तरफ या पंत की तरफ इशारा करके कह देंगे कि आपको पेशवा बनने से रोकने के लिए हमने सारा षड्यंत्र रचा। महाराज, यही सत्य है महाराज। गंगाधर जी और पंत जी ने मिलकर ही ये षड्यंत्र रचा था। धूर्त हैं आप मोहन राव। मोहन राव, आप धूर्त हैं, कलयुग के शकुनी हैं आप। हमें पहले से पता था
कि स्वर्गीय पेशवा साहब के सम्मान समारोह में जो बाजीराव ने आपका अपमान किया था उसका बदला लेने के लिए आप झूठ कहेंगे? फिर भी हम चाहते थे कि आप अपना पक्ष स्वयं महाराज के सामने रखें, इसलिए हमने आपको दरबार में आने दिया, क्योंकि हमें पता था कि बाजीराव अपने पिता पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत सिद्ध करेंगे, और उन्होंने यही किया। बाजीराव ने इस दरबार में अपने पिता के सम्मान की रक्षा की है। वो एक आदर्श पुत्र हैं। हम उन्हें नमन करते हैं। किंतु महाराज, इस सत्य से ये सत्य नहीं बदलता कि स्वर्गीय बालाजी ने अपने अनुभवहीनता के चलते कुछ निर्णय ऐसे लिए जिनका मूल्य हमारी जनता को आज चुकाना पड़ेगा। उनकी असमय मृत्यु के कारण जनमानस में संतोष और असुरक्षा की भावना घर कर गई है। संभवतः यही वो असुरक्षा की भावना है जिसके कारण स्वयं उनके परिवार के लोग उनके विरुद्ध हो गए हैं। महाराज, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, ऋण शेष शेषाचग्नियाग्र व्याधिशेष स्थिति च पुनश्च वृद्धेत यथा समत नावेक्षेत। महाराज, ऋण, रोग और अग्नि को यदि बढ़ने दिया जाए तो जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि इस ऋण को शीघ्र चुकाना आवश्यक है, अन्यथा जनमानस में असंतोष पैदा होगा और वो शासन के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं और राज्य में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा गंगाधर जी। मेरे बाबा ने हर निर्णय आम व्यक्ति का भला बुरा सोचकर ही लिया था शाहू महाराज जी। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों से बहुत सारा ऋण लेने की जगह बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा ऋण लिया। ठीक ऐसे ही जैसे बाग में मधुमक्खी हर फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेती है, फूल भी नहीं मुरझाते और शहद भी बन जाता है। पंत और गंगाधर जी ने समस्या पर जितना ध्यान दिया, यदि उसका 1% भी ध्यान समाधान पर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आग पानी से बुझती है, आग आग शोर मचाने से नहीं। और जहां तक मेरा विचार है, जनता अपने होने वाले पेशवा से शोर मचाने की नहीं, आग बुझाने की अपेक्षा रखती है। है ना? आप हमेशा मेरे भाव में कमियां देखती रहती वाहिनी। आपने कभी नहीं देखा कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। वो सब करते हैं, बस जताते नहीं है। आप उनकी प्रतीक्षा कर पाती हैं क्योंकि उन्होंने आपसे वादा किया है कि चाहे वो आपसे कितना भी दूर क्यों ना चले जाए, वो लौट कर अवश्य आप ही के पास आएंगे। बहनी, आपके सम्मान के लिए भाव ने मोहन राव को अपने मित्रों का अपमान भी क्षमा कर दिया। मेरे भाव जैसा पति संसार में किसी को भी नहीं मिला, मुझे तो बिल्कुल नहीं। शांत हो जाइए दोनों। भीऊ भाई, अपने भाग्य से लड़ती रहेंगी तो भाग्य आपसे लड़ता रहेगा। अब भाग्य से लड़ना छोड़िए और अपनी बहनी से भी। दूसरों की गृहस्थी में मत झांकिए, अपनी गृहस्थी संभालिए। दरबार हो या दाम्पत्य, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं आई साहब, पर आप भूल रही हैं कि दूसरों से सम्मान उसे ही मिलता है जिसके पास आत्मसम्मान हो। और आज आपके कारण, आपकी इस राजनीति के कारण मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। बाजीराव, आप बचपन से लेके आज तक एक अद्वितीय योद्धा रहे हैं। सभी जानते हैं कि हमारे हृदय में आप और आपके पिता के प्रति एक विशेष स्थान है। हम आपके गुण जानते हैं तो हम आपकी कमियां भी जानते हैं बाजीराव। आंधी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि अपने मार्ग में आने वाले हर चीज को वो बाधा समझकर उड़ा देती है। और आप एक आंधी है बाजीराव, और ये आंधी चलती है तो कई नियम, कई परंपराएं उड़ जाती है। इसी कारण हमारे मन में प्रश्न उठता है कि पेशवा पद के लिए आप कच्चे तो नहीं। गंगाधर जी, निस्संदेह आप आयु, ज्ञान और अनुभव में बाजीराव से वृद्ध हैं। इसी कारण हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि पेशवा पद के लिए कहीं आप अतिवृद्ध तो नहीं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि पेशवा पद के लिए कल सुबह जनता के समक्ष दरबार में बाजीराव और गंगाधर जी के बीच में कसौटी होगी। जो भी इस कसौटी में खरा उतरेगा वही इस साम्राज्य का भावी पेशवा होगा। आज की सभा यही बर्खास्त होती है। सब कैसे हुआ मस्तानी? हम कुछ नहीं जानते। अम्मी मस्तानी से ही अनजान बनकर पूछने का नाटक क्या कर रही हैं सुरैया बेगम? आखिर ये सब आप दोनों ने मिलकर ही तो किया है। रानी साहब ये सब क्या कह रही? वो हमारे पिता है। पर आज तक आपको उनकी पुत्री होने का सम्मान नहीं मिला और ना ही आपकी अम्मी को एक रानी की जगह मिली। बचपन से लेकर आज तक आप और आपकी अम्मी इस अपमान की अग्नि में जलती रही मस्तानी, और वर्षों से अपने अंदर विष पाल रही थी। और जब पिताजी ने आपको हमारे ऊपर शस्त्र ताने हुए देख लिया तो आपने सारा विष उगल दिया। आपका दिया प्रसाद खाते ही महाराज की स्थिति बिगड़ गई। आपने अपने पिता ही नहीं, बुंदेलखंड के महाराज की हत्या करने का प्रयास किया है मस्तानी। इसका दंड आपको और आपकी माँ को अवश्य मिलेगा। ये सब कुछ झूठ है। हमने अपने पिता को जहर नहीं दिया है। सिपाहियों, मस्तानी और उसकी अम्मी को तब तक नजरबंद रखा जाए जब तक महाराज की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। रानी साहब ऐसे मत कीजिए, मस्तानी बेकसूर है। इन्हें लेकर जाओ। इस विवाह में मुझे किन कसौटियों से गुजरना पड़ा है ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। क्या मतलब भी होता है? और सदा कहते हैं कि अत्याचार करना जितना बुरा है उतना ही बुरा अत्याचार सहना भी।
लेकिन बस अब मैं और नहीं सहूंगी। मैंने निर्णय ले लिया कि मैं वापस अपने ससुराल नहीं जाऊंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि भाव मेरे निर्णय का समर्थन करेंगे। ताई, हम जानते हैं आप इस समय जामाई बापू से ही नहीं, आई साहिब और ताई साहिब से भी रूठी हैं और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय क्रोध में लेना उचित नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। भाव ने तो स्वयं मुझे समस्याओं से लड़ना सिखाया, भागना नहीं। पर अब मैं थक चुकी हूँ बहनी। आई साहब भले मेरे दुख को ना समझे, पर उन्हें मेरे हर्ट को समझना होगा। मैं भी तो देखूं कि आई कब तक मेरे लिए अपना प्रेम नहीं दिखाती। गोटिया काय हिंसक माणूस कसा काय? यहाँ क्या कर रहा है? तुझे क्या लगता है इतनी उथल पुथल में राधा काकू शांत बैठेंगी? उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं यहाँ की पल पल की जानकारी उन्हें भेजता रहूं। तेरा गोटिया काकू का गुप्तचर बनकर आया बाजी। आई साहिब, तो फिर उन्हें समाचार भिजवा दीजिए कि वे अपना मन पक्का कर लें, क्योंकि कल दरबार में साहू महाराज की कसौटी पर उनके सुपुत्र श्री बाजीराव हमसे हारने वाले हैं। शिव 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 गंगाधर जी, हारने वाले व्यक्तियों का इस तरह से उपहास नहीं करना चाहिए, उनके प्रति दया भाव दिखाना चाहिए। अन्यथा ना नहीं। हमारी बात का मर्म मात्र इतना था कि आपकी आई साहेब कदाचित आपकी हार से विचलित ना हो जाए। गंगाधर जी, हमारे भाऊ 12 साल के थे जब उनका डर निकालने के लिए हमारे आई साहब ने उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया था। जो आई अपने बच्चे को मौत से लड़ते हुए देखकर विचलित नहीं होती, वो इस छोटे से कसौटी से कैसे विचलित होगी? इसलिए आप अपनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पेशवाई संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं। वृद्ध को दूसरे की आयु का नहीं, अपनी जलवायु का ध्यान रखना चाहिए। पंत जी, पेशवाई संभालना आपके लिए खेल होगा, मेरे लिए मेरा कर्तव्य है पंथ, जिसे निभाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई साहब, भीऊ ताई ने आपसे जो कुछ भी कहा, उसके बाद आप शांत कैसे रह सकती है? जब आपकी संतान होगी आप खुद समझ जाएंगी। बच्चे जब दुखी होते हैं तो रोते भी माँ के सामने हैं और झगड़ते भी माँ से ही हैं। आपको बुरा नहीं लगा? बुरा संसार की बात का लगता है, अपनी संतान की बात का नहीं। संतान जब चल नहीं सकती तो माँ की गोद में रहती है, जब माँ की गोद से उतर भी जाती है तब भी माँ के दिल से नहीं उतरती। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई साहब? प्रणाम भाई साहब। मैं सतारा से गोटिया जी का संदेश लाया हूँ कि पेशवा पद के लिए गंगाधर जी और बाजीराव जी के बीच एक कसौटी होगी और जो इस कसौटी पे खरा उतरेगा वही पेशवा पद का अधिकारी होगा। हाय साहब, अब क्या होगा? आप अपने पति को नहीं जानती वहीनी, पर मैं अपने भाव को अच्छे तरीके से जानती हूँ। संसार की ऐसी कोई कसौटी नहीं जिस पर मेरे भाव खरे ना उतर सके। भीऊ ताई, आप हमेशा ये क्यों कहती हैं कि हम अपने पति को नहीं जानते? हमेशा उनके और हमारे संबंध में कमियां क्यों ढूंढती रहती हैं? शांत।
राऊ के विजय की प्रार्थना करने के बजाय आप दोनों अपने छोटे झगड़ों में उलझी हुई हैं। आप लोग गंगाधर जी को नहीं जानते। वो एक अत्यंत ही चतुर राजनीतिज्ञ है। पेशवाई पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तलवार को तो काटने के लिए पास आना होता है, लेकिन रूप तो दूर से ही हृदय को काट डालता है। बाजीराव को कल दरबार में पहुंचने से रोकने के लिए मात्र तुम्हारा रूप काम नहीं आएगा। आप भूल कर रहे हैं गंगाधर जी। डंक बिच्छू मारता है, तितली नहीं। बाजीराव संसार का वो योद्धा है जो हवा की सरसराहट से तीर पहचान लेता है। उस तक तीर पहुंचाना है तो तीर को फूल में लपेट कर ही मारना होगा। बाजीराव संसार का सबसे बड़ा वीर है, किंतु है तो पुरुष ही। तुम्हारा रूप चाहे एक पल के लिए ही उसका ध्यान भटकाएगा अवश्य, और बस उसी पल तुम वार करोगी। कल जब बाजीराव दरबार पहुंचे तो उसके चेहरे पर वीरता नहीं, विलासता दिखनी चाहिए, ताकि शाहू महाराज एक नजर में ही भांप जाएं कि बाजीराव ने रात भर कसौटी पर नहीं, तुम पर ध्यान दिया है। वाह गंगाधर जी वाह, चतुर की चतुराई ने तो अपनी चाल चल दी, परंतु आपको विश्वास है कि ये मंदाकिनी आपका काम कर पाएगी? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाजीराव में केवल वीरता नहीं, उसमें बुद्धि भी है और विवेक भी। जैसे वन के पुष्प को मुरझा देती धूप, बुद्धि विवेक को वैसे ही खा जाता है रूप। वीर होकर भी रूप के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं आप। वीरता के साथ मर्यादा और रूप के साथ लज्जा ना हो तो दोनों अर्थहीन होते हैं देवी। मेरे संस्कार एक नारी का अपमान करने से मुझे रोक रहे हैं।